नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो पेपर सॉल्यूशन है उसके ऊपर। हम लोग यहाँ पर आप लोग सामने देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं 13 जो मार्च को हमने पेपर लिया था उसका L2 का जो SST का पेपर है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि को पहचानिए। यानी यहाँ पे जो विधियां दे रखी है, इन विधियों में से प्रक्षेपी विधि कौन सी है, इसको आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए, साक्षात्कार जो है वो अप्रक्षेपी विधि है, ठीक है। शब्द साहचर्य जो है वो प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व जो अध्ययन होता है वो भी कैसी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है। और चेक लिस्ट भी अप्रक्षेपी विधि है। तो इसका जवाब है शब्द साहचर्य परीक्षण। यानी शब्द साहचर्य जो परीक्षण है वो प्रक्षेपी विधि होती है, FWAT। आप लोग जानते हैं क्या है ये FWAT, और FWAT जो है वो प्रक्षेपी विधि होती है। अब यार दोस्तों, यहाँ पर TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। कार्डों की संख्या कितनी है? अब आप यहाँ पर देखते हैं कि टोटल जो कार्ड होते हैं वो 30 + 1 होता है, यानी 30 चित्रित कार्ड होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? 31 होते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में दोनों है, 30 भी है और 31 भी है। जब दोनों आपके पास है तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 31। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपके पास 31 ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप इसका जवाब कितना करेंगे? 30 करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये एक जो कार्ड होता है ये ऑप्शनल होता है, ब्लैंक होता है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो काम में लें और चाहे तो काम में ना लें, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो 31 है। अब आया शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र यहां पर पूछा है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायु मंडल भी होता है, मांसपेशियों की वृद्धि भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भी शारीरिक विकास में आता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब आए कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। देखिए, बात हो रही है सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 3 वर्ष की जो एज है उसमें सामाजिक विकास प्रारंभ होता है वास्तविक रूप में। 3 साल का बच्चा घर से बाहर निकलता है और गली के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ में खेलना शुरू करता है और वहीं से उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पर पूर्व जो बाल्यावस्था है वो इसका जवाब है। अब पूर्व बाल्यावस्था इसका जवाब क्यों है वो सुन लीजिए। आप लोग जानते पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर के और 6 वर्ष तक होती है। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष किस में आ रहा है? 3 वर्ष 2 से 6 वर्ष के बीच में आता है। तो इसका जो जवाब है वो है आपका ये। अब देखिए आगे हम चर्चा करें अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न है विकास खालिस्तान से और चलता है। तो आप जानते हो ये कि ये विकास का जो सिद्धांत है, अभिवृद्धि और विकास की जो सिद्धांत है उससे प्रश्न होता है। और आप लोग जानते हो विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी पहले सामान्य और सामान्य से क्या होगा? विशेष की ओर होगा। तो देखिए यहाँ पर जवाब लिखा है सामान्य विशिष्ट होता है। तो पहले सामान्य, सामान्य से क्या होगा? विशिष्ट। अब आया कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ऐसा किसने कहा है? यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम का विकास होता है, ये किसका विचार है? तो आप लोग जानते हैं सीधा सा गाल्टन का विचार होता है। अब आया कि मानवीय विकास में आनुवांशिकता परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर से रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, ये ठीक नहीं है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की भेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो देखिए इसका जो जवाब है वो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसका जवाब ये है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। देखो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको इस स्टेटमेंट में जो बात लिखी है उसके आधार पर जवाब देना है। आपको यहाँ सिंपल जवाब नहीं देना है, ये जो यहाँ पर सिंगल कोट में जो बात लिखी है इसको देख करके आपको जवाब देना है। क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के आप लोगों ने काफी इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करवाई थी। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका जो मतलब है वो ये जो कोटेशन यहाँ पे दे रखा है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके आपको जवाब देना है। तो किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये कथन है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध कर सकते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो ये जो कथन है वो सही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो आनुवंशिक संरचना होती है वो बहुत प्रबल होती है। बीज जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, एनवायरमेंट का प्रभाव बाद में पड़ेगा। हालांकि भूमिका दोनों की होती है, लेकिन ये जो कोटेशन आपको यहाँ पर दिया गया, ये स्टेटमेंट जिससे आपको यहाँ पर बाउंड किया गया, उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब ये होगा। ठीक है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, तो ये कैसा होगा? अभ्यस्तता होगा। ठीक है, फिर है अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की या परीक्षा की तैयारी की। तो देखिए अधिगम प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में परिवर्तन, उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। बिल्कुल, इसको कभी भी अधिगम नहीं कहा जाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं, लेकिन अधिगम के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको वक्त आने पर हम अपने आप खुद ब खुद सीख जाते हैं, हमें कोई नहीं सिखाते, तो वो अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होते, बल्कि वो परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कभी भी अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। अब आया निम्न कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक नियम है? कैसा नियम पूछ रहा है ये? प्राथमिक नियम यानी मुख्य नियम पूछ रहा है। तो देखो सादृश्यता नियम गौण नियम है, आत्मीकरण भी गौण नियम है, मनोवृत्ति का नियम भी गौण नियम है। मुख्य जो नियम है वो कौन सा है? अभ्यास का नियम। ठीक है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। तो इस प्रकार का अनुकरण आप लोग जानते हैं क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। अल्बर्ट बांडुरा का जो कॉन्सेप्ट है वो सामाजिक अधिगम है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। कोलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकारीय परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। देखो इसमें दो चीजें हैं, तीन भी है और चार भी है, लेकिन जब संज्ञानात्मक संकारीय है तो परिस्थिति विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण अपने आप उसमें शामिल होता है। आप लोग जानते हो जो संज्ञान है वो तीन क्रियाओं का योग होता है। एक प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण संज्ञान में शामिल होता है। एक संवेदना होता है, पहला होता है संवेदना और दूसरा होता है प्रत्यक्षीकरण और तीसरा होता है अवबोध या फिर संप्रत्यय। तो जब प्रत्यक्षीकरण संज्ञान को लेंगे तो प्रत्यक्षीकरण अपने आप इसमें क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब आया शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगतता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम प्रस्तुतियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन निधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? विविध प्रकार की अधिगम प्रस्तुतियां उपलब्ध करवाना, ये इसका जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर व्यक्ति क्या होगा? अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो जवाब है वो ये होगा। फिर आया दोस्तों यहाँ पर विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो लिंग समरूपता, लड़कियों लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लड़की के लिंग की गलत पहचान, बच्चे के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। तो देखो यहाँ पर क्या है? लड़कियों लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ये इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए आगे अगले प्रश्न पे हम बात करें। तो अगला जो प्रश्न है वो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाए अचेतन का संप्रत्यय तब तो क्या होगा? तब तो होगा फ्राइड। लेकिन आपसे पूछा गया सामूहिक अचेतन, तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो दिया फ्राइड के शिष्य युंग ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहा जाता है? ये नैतिकता वाली भुजा कह रहा है, तो नैतिकता वाली भुजा क्या होती है? सुपर ईगो होता है, पराहम होता है। बुद्धि का तल मौजिक मॉडल किसने दिया? तो आप लोग जानते हैं जीएफ और जीसी वाली थ्योरी है ये, जीएफ और जीसी। तो जीएफ और जीसी किसका है? कैटल का है। तो इसका जवाब क्या है? कैटल। अब देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? जिनमें शारीरिक गतिक बुद्धि होती है तो शल्य चिकित्सक जो है उनमें सारी गति होगी। आप जानते हो वाचक, राजनीतिक और कवि ये सब किस बुद्धि में? भाषात्मक बुद्धि में आते हैं।
अब आए सिजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक मतभेद आया था दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिजोइड जो होता है वो व्यक्तित्व का प्रकार होता है, और यहाँ पर व्यक्तित्व शब्द कहीं पर नहीं लिखा। अगर लिखा होता कि सिजोइड व्यक्तित्व में किस प्रकार के बालक आते हैं, यहाँ पर व्यक्तित्व नहीं लिखा है, इसका जवाब क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर लिखा होता कि सिजोइड व्यक्तित्व में किस प्रकार के बालक आते हैं तो दुबले पतले लंबे। ठीक है, फिर है जिन बालकों की बुद्धि औसत से कम होती है और सामाजिक व्यवहार संबंधी अक्षमताएं पाई जाती हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा। देखो क्या लिखा है, औसत से कम है, तो फिर वो कैसा बालक होगा, वो मंद बुद्धि या मानसिक विकलांग बालक होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म की बात हो रही है, तो ऑटिज्म जो है उसके लक्षण क्या है, देखो कमजोर सामाजिक व्यवहार, ठीक है, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है वो इस स्वलीनता के लक्षण होते हैं। आप लोग जानते हैं स्वलीनता एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, और इसमें संज्ञान, सामाजिक व्यवहार, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया, संप्रेषण, ये सारी चीजें प्रभावित होती है। इससे पीड़ित बच्चा किसी प्रकार का कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं करता है, एनवायरमेंट के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं करता है, वो चुपचाप अपने में ही खोया हुआ रहता है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा प्रदर्शित करता है। अब देखो इसमें इंग्लिश जो वर्जन है उसको देख करके आपको यहां पर निर्णय लेना है। हिंदी में जब देखते हैं तो अधिगम कठिनाई भी लिखते हैं, अधिगम असक्ता भी लिखते हैं, अधिगम अक्षमता भी लिखते हैं, लेकिन वर्ड यहां पर देखो क्या लिखा है, लर्निंग डिसएबिलिटी, तो ये लर्निंग डिसएबिलिटी होती है। ठीक है, किस क्षेत्र में मनोविज्ञान को स्थापित करने के कारण किसे प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। हाँ, तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। बालक बालिकाओं में लैंगिक चेतना एवं लैंगिक विभिन्नता का प्रकटीकरण होता है। लैंगिक चेतना और लैंगिक विभिन्नता का प्रकटीकरण होता है, कब प्रकटीकरण होता है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है। तो देखिए लैंगिक विभिन्नता का जो प्रकटीकरण होता है वो होता है 9 से 10वें वर्ष में लैंगिक जो है उसका प्रकटीकरण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है कि 1954 में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भेड़िया बालक रामू और 1920 में भेड़िए की मां से मिली 2 लड़कियां अमला और कमला भेड़िए की तरह चिल्लाते, हाथ पैर दोनों से चलते थे, पानी को चाटते थे। उपयुक्त उदाहरण स्थापित करता है विकास में वंशानुक्रम के महत्व को, विकास में वातावरण के महत्व को, वातावरण वंशानुक्रम दोनों के महत्व को, दोनों के महत्व को नहीं, तो विकास में वातावरण का जो महत्व है उसको प्रदर्शित करते हैं। ये अमला और कमला जो लड़कियां हैं इनको पैदा होने के साथ ही जंगल में छोड़ दिया गया। ठीक है, अब जब जंगल में छोड़ दिया गया तो इनका जो शारीरिक विकास है वो जंगली जानवरों की भांति हुआ, शारीरिक जो क्रियाएं वो भी जंगली जानवरों की भांति हुई, तो विकास में वातावरण के महत्व को प्रदर्शित करता है ये। अब आया स्मृति द्वारा विगत अनुभवों का ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके एक नवीन कम या नवीनता के साथ प्रस्तुत करता है, तो ऐसी कल्पना कहलाती है। स्मृति द्वारा बात हो रही है यहाँ पर, ज्यों का त्यों। ठीक है, तो ये पुनरुत्पादक कल्पना कहलाती है। आप लोग जानते हो 2 भागों में बांटा था, उत्पादक और पुनरुत्पादक, तो इसका जो जवाब है वो यहां पर क्या होगा, वो यहां पर होगा उत्पादक। स्मृति द्वारा विगत अनुभव का ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके, हाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके एक नवीन कम या फिर नवीनता के साथ प्रस्तुत करता है, तो ये क्या होगी, ये उत्पादक होगी। और ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहा है तो फिर पुनरुत्पादक होगी। ठीक है, आरटी 2009 के किस अध्याय में समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। ठीक है, कौन से अध्याय में निर्धारण किया गया है, तो देखिए इसका जो जवाब है वो अध्याय 3 जो है उसमें इसका निर्धारण किया गया है। एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए विषयवार अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन निर्धारित किए हैं, तो किस में निर्धारित किए हैं, ये इसका जवाब है। तो ये जवाब क्या है, इसका जवाब है अधिगम प्रतिफल के रूप में, यानी जो लर्निंग आउटकम्स है वही क्या है, वही यहाँ पर क्या है, विभिन्न कक्षाओं के लिए विषयवार अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो बच्चों देखें पहला प्रश्न दिया अपना, निम्न में से किस विकल्प में क्रमशः तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द दिए हुए हैं। तो बच्चों देखें पहला विकल्प दिया है आराम, खेत, झोंपड़ी, औरत। दूसरा दिया है दूर, खेत, तेंदुआ, साबुन। तीसरा विकल्प है इष्टिका, खिड़की, भीड़, काजू। चौथा है अमृत, आम, कारतूस, बाप। तो क्रमशः पहला तत्सम बताना है। तत्सम क्या आराम है, क्या दूर है, या इष्टिका है, या अमृत है।
अमृत भी है, स्टिका भी है। इसमें दूर शब्द की बात करें और आराम, तो इनमें दूर, दूसरा विकल्प दिया तद्भव, खेत भी तद्भव है। देशज तेंदुआ शब्द, विदेशज साबुन शब्द। तो बच्चों यहां पर विकल्प जो है हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा विकल्प दूर, खेत, तेंदुआ और साबुन। अगला प्रश्न दिया, आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं, वाक्य में प्रयुक्त बीमारियां शब्द में संज्ञा कौन सा है? तो बच्चों ये आपको जैसे मालूम है, बहुवचन आते ही जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो यहां पर विकल्प दिया है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समुदायवाचक। तो बच्चों यहां विकल्प हमारा बहुवचन होने के कारण हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला प्रश्न दिया है, आप भला तो जग भला वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? आप भला तो जग भला, प्रश्न दिया है आप भला तो जग भला। तो इसमें देखें बच्चों, आप शब्द जो है इसी के अंदर आपको बताना है। आप भी हम 3 जगह प्रयुक्त करते हैं। आप मध्यम पुरुषवाचक में भी आता है, आप अन्य पुरुषवाचक में भी आता है, आप निजवाचक में भी आता है। तो बच्चों यहां आप स्वयं का बोध करवा रहा है। स्वयं का बोध जब आता है वो निजवाचक में आता है कि व्यक्ति खुद भला होगा तो संसार स्वतः ही भला हो जाएगा। तो यहां आपका शब्द स्वयं के रूप में व्यक्त होने के कारण हम इसे निजवाचक पुरुषवाचक, निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें शामिल करेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्न में से किस विकल्प में गुणबोधक या गुणवाचक जो विशेषण है उसका प्रयोग किया गया है? गुणवाचक विशेषण की बात करें तो बच्चों देखें विकल्प दिया है खट्टा आचार, खट्टा आचार, भला आदमी, मीठा फल, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा विकल्प होगा? तो बच्चों खट्टा आचार, भला आदमी, मीठा फल, उपयुक्त सभी, इसमें अगर हम बात करें तो बच्चों सभी के अंदर आपको जैसे बताया था कि जो विशेषता बता रहा हो, आचार की विशेषता खट्टा बता रहा है, आदमी की विशेषता भला बता रहा है, फल की विशेषता गुण के रूप में मीठा बता रहा है। तो यहां पर बच्चों उपयुक्त सभी इसका विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 35वां कि निम्न में से संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, असुमेलित पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा गलत कौन सा, असुमेलित पूछा है। जैसे रमा धन ईश, रमेश गुण संधि हो जाएगी। जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर ये अपने व्यंजन संधि होगी। उत धन श्रृंखल, उच्छृंखल ये भी व्यंजन संधि है। मरुत धन हारिणी, मरुधारिणी ये भी व्यंजन संधि है। तो बच्चों देखें 35 नंबर जो है इसमें ये 3 हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं और ये एक हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो असुमेलित जो पूछा तो पहला विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा, रमेश। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न दिया है निम्न में से किस विकल्प में केवल द्विगु समास है? कौन सा? द्विगु समास। दशानन, त्रिनेत्र, तिराहा और त्रिफला। तो बच्चों यहां हम बात करते हैं कि आपको बताया था विकल्प द्विगु समास होता है, इसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। तो बच्चों यहां आपको सभी संख्यावाची एक प्रकार से नजर आ रहे हैं। 10 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, यहां भी 3 और यहां भी 3। लेकिन बच्चों ऐसे शब्द जहां पर बहुव्रीहि समास भी साथ में आते हों तो प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को दी जाती है। तो यहां पर 10 आनंद का समूह नहीं कहा जाता, यहां पर 10 है आनंद, जिसकी वह है रावण के लिए, त्रिनेत्र भगवान शिव के लिए। इसी प्रकार से त्रिफला एक औषधि के रूप में व्यक्त किया जाता है। तिराहा 3 राहों का समाहार यहां व्यक्त किया जाता है। तो ये द्विगु समास का उदाहरण तीसरा विकल्प होगा। अगला प्रश्न दिया है किस विकल्प में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल की बात कर रहे हैं? तो पहला विकल्प दिया है अब वह बेमौत मरेगा। पंडित जी स्नान कर रहे हैं, पंडित जी आते होंगे,
पंडित जी ने अधिक खाया होगा। तो बच्चों यहां संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें संदेह बना हुआ हो। क्या बना हो? संदेह है। और बच्चों इसमें पहचान के रूप में बताया है क्रिया के अंत में होगा, होगी या होंगे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे तीसरा है विकल्प, पंडित जी आते होंगे, ता है, ती है, ते है वर्तमान के रूप में, और होगा, होगी, होंगे उसमें संदेह का बोध करवा देता है। तो संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बच्चों देखें यहां प्रश्न दिया है विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं में से किसी एक गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित की जाती है वह कौन सी अवस्था होती है। यानी विशेषण की यहां पर अवस्था के आधार पर भेद की बात कर रहे हैं, जहां पर तीन भेद होते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। जहां सामान्य बात कही जाती है, सामान्य रूप से बात कही जाती है जिसमें किसी प्रकार से तुलना का बोध नहीं होता, वो मूल अवस्था। दो के मध्य तुलना की जाती है, चाहे वो सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी रूप में, पक्ष विपक्ष में कैसे भी कही जाए, वो उत्तर अवस्था होती है। वो सबसे अगर उसकी तुलना की जाती है तो वो उत्तम अवस्था। तो यहां पर हमने बात की है दो वस्तुओं की, तो यहां पर उत्तर अवस्था यहां इसका विकल्प हो जाएगा। निम्न में से अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। समुच्चय बोधक व्यधिकरण की बात करते हैं बच्चों। एक होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण में संयोजक शब्द आते हैं, विभाजक शब्द आते हैं, ऐसे शब्द भी आते हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन यहां पर बात करते हैं व्यधिकरण, क्योंकि समानाधिकरण वाले हैं वो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, व्यधिकरण वाले किस में आते हैं, मिश्रित या आश्रित वाक्य जो होते हैं उनमें। और इनमें जैसे पहला विकल्प दिया राम और श्याम मित्र हैं, या और शब्द आया है, उसने मेहनत की अतः वह सफल हो गया, बाप रे उस कमरे में तो सांप है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। व्यधिकरण में यदि, यद्यपि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें पूछा है समुच्चय बोधक कौन सा, यदि के बारे में जानना चाहा है कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। तो विकल्प यहां पर 4 हो जाएगा, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अगला प्रश्न दिया है, वह लड़का जो कल यहां आया था कोरोना संक्रमित था, इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य का चयन कीजिए। प्रधान उपवाक्य की बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखें इसमें बात कर रहे हैं कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा, वह लड़का। प्रधान उपवाक्य का मतलब यहां पर आ गया कि अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, अन्य उपवाक्य उस पर क्या हो, आश्रित हो। तो आश्रित होने की जब बात कही जाती है वो किस में आएगा, क्या यहां वह लड़का जो कल यहां आया था कोरोना संक्रमित था। अब यहां पर बात आ रही है वह लड़का जो कल यहां आया था, जो शब्दांश से या समुच्चय बोधक शब्दों से अगर इनकी शुरुआत होती है तो वो उपवाक्य होते हैं, और आश्रित उपवाक्यों की बात करते हैं। वहां जो कल यहां आया था, किसकी बात कर रहे हैं, लड़का के, कोरोना संक्रमित था। तो यहां वह लड़का कोरोना संक्रमित था, क्या उसको माने, वह लड़का क्या इसको माने। पूछा क्या, प्रधान उपवाक्य जिस पर आश्रित हो अन्य उपवाक्य। जो कल यहां आया था वह लड़का कोरोना संक्रमित था, कोरोना संक्रमित था। तो यहां पर बच्चों विकल्प आएगा वह लड़का, क्योंकि यहां जो यहां कल आया था किसके बारे में बात कही जा रही है, ये है अन्य उपवाक्य, और ये लड़के के बारे में बात की जा रही है, और लड़के का विस्तार यहां पर बता दिया गया। इसके संदर्भ में उस लड़के की विशेषता ये भी, तो ये दोनों साथ में सम्मिलित होकर आ जाएंगे। वह लड़का कोरोना संक्रमित था, जो कल आया था, ये आश्रित किसमें, वह लड़का जो कोरोना संक्रमित था। तो यहां पर विकल्प आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस विकल्प में संस्कृत के मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मूल उपसर्ग की बात कहें तो बच्चों देखें, सज्जन, अधोगति, स्वार्थ, नियम, यहां इनका अगर हम संधि विच्छेद भी करें या उपसर्ग प्रत्यय की छटनी करते हैं
तो सज्जन में तो सत उपसर्ग आ जाएगा, अधोगति में अधय उपसर्ग आ जाएगा, और स्वार्थ में स्व आ जाएगा, और नियम में नी आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात करें मूल उपसर्ग यानी मुख्य उपसर्ग की बात करते हैं, तो नी उपसर्ग यहां जुड़ा हुआ, तो नियम शब्द इस विकल्प का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि किस विकल्प में अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्यय का मतलब होता है जहां प्रत्यय लगने से संतान का बोध हो या कुल या वंश की बात करें उसका बोध होता हो, तो कौन सा होता है? अप्रत्ययवाचक। जैसे हमने लिखा पौत्र, पौत्र, पुत्र में हमने यहां पर पूछा है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, यह ध्यान रखना। पुत्र में यदि हमने अप्रत्यय लगाया तो पुत्र की संतान का बोध हो गया, शब्द क्या बन गया? पौत्र। सौर, सूर्य शब्द यानी सूर्य को बोलते हैं, उसमें यदि हमने अप्रत्यय लगाया, अप्रत्यय, तो वहां उ औ में बदल जाता है। ये नियम आपको प्रत्यय में समझाया हुआ है, तो सौर। और इसमें यदि हम कहें वाल्मीकि, तो वाल्मीकि शब्द जो होता है जिसको दिमक या चीटी कहते हैं, इसमें ई प्रत्यय लगा तो वाल्मीकि बना, अर्थात वाल्मीकि संतान के रूप में कहें, या दिमक चीटियों ने जब वाल्मीकि के शरीर में अपना वास बना लिया था उसके आधार पर उनको वाल्मीकि कहा गया, क्योंकि इनसे पहले इनका नाम जो था रत्ना, जो एक डाकू के रूप में थे। तो यहां पर डिबिया शब्द जो है ये बचता है। डिबिया, डिब्बा शब्द में या प्रत्यय लगने से ये वस्तु जो बड़ी है डिब्बा, उसको बड़ी वस्तु को छोटे रूप में व्यक्त करता है, तो वो डिब्बा डिबिया बन गया, इसलिए इसको उन्नतावाचक कहा जाता है। ये उन्नतावाचक का उदाहरण है डिबिया। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से ये प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? किसका प्रत्यय? ये प्रत्यय जो दिया है इसका प्रयोग नहीं हुआ है, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखें, हम यहां बात करेंगे पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय, भवदीय। क्या इनमें ये प्रत्यय किस में लगा है, किस में नहीं लगा है, इसकी बात करें तो पाणिनीय में ये लगा, और मानव में ये लगा, भवद में ये लगा। यहां पर विचारणीय नहीं, विचार है, विचार में ये लग जाता है। यहां पर विचार शब्द अलग है और इसमें नीय लगा, तो नीय प्रत्यय के रूप में नहीं लगा, तो यहां पर ये नहीं, नए शब्द अलग आ गया, इसकी वजह से ये विकल्प हमारा हो जाएगा। यहां पर तो पाणिनि में ये लगा है, मानवीय, मानव में, भवत में ये, भवदीय, लेकिन विचारणीय शब्द जो हैं इसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए विकल्प हमारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अर्ध विसर्ग का चयन कीजिए। तो यहां पर पहला जो विकल्प दिया है जिसमें हम चिन्ह की बात करें, पुनरुक्ति चिन्ह, दूसरा विकल्प दिया है ये अर्धविराम चिन्ह, ये विसर्ग चिन्ह आ गया, और उसके बाद में चौथा जो पूछा अर्ध विसर्ग के रूप में, तो विकल्प ये बचता है 4 नंबर जो हमारा उत्तर हो जाएगा अर्ध विसर्ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग वाचक हैं? सभी शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, ये बताना है। भीड़, फौज, प्रजा, सरकार। भीड़, फौज, प्रजा, सरकार। अगला विकल्प देखें, समिति, झुंड, मंडली, सेना। अगला प्रश्न विकल्प दिया है लता, ढाणी, गाय, नगर। चौथा विकल्प है सभा, ईंट, पत्थर, एकता। तो बच्चों कई बार ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें आप वाक्य में प्रयोग करके देख लें, आपको इसका जवाब मिल जाता है। भीड़ आ गई, फौज चली गई, प्रजा बैठी है या प्रजा जा चुकी है, सरकार बन गई। तो इन सभी में प्रयोग किया, स्त्रीलिंग शब्दों के मुताबिक इसका प्रयोग हो चुका। समिति स्त्रीलिंग है, झुंड पुल्लिंग है, पशुओं का झुंड आ रहा है। मंडली स्त्रीलिंग है, सेना स्त्रीलिंग है, यहां पर तो झुंड पुल्लिंग हो गया। लता, ढाणी, गाय स्त्रीलिंग, नगर पुल्लिंग हो गया। सभा
ईंट, पत्थर, एकता। पत्थर यहां पुल्लिंग है, लेकिन हमने पूछा सभी शब्द स्त्रीलिंग हो, वो पहला विकल्प हो जाएगा। हमारा पहला विकल्प इसका उत्तर है। 46वें प्रश्न की तरफ देखें, किस विकल्प में सही लिंग परिवर्तन हुआ है? नेता से नेति, गलत है, नेता से नेत्री बनेगा। दूसरा है सर्प से सापिन, जी नहीं, सर्पिणी बनेगा। खटमल, नर खटमल नहीं, मादा खटमल होगा। खटमल अपने आप में एक पुल्लिंग है, तो यहां क्या हो जाएगा? मादा खटमल, मादा खटमल। महान से महती, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न हमारा पूछा गया था सही लिंग परिवर्तन बताना है, तो चौथा विकल्प यहां हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो यहां पर देखें बच्चों, विद्यार्थी, ये आपको नियम बताया गया था कि आकारांत शब्द जो होता है पुल्लिंग शब्द, उसके अतिरिक्त, आकारांत के अतिरिक्त अन्य सभी पुल्लिंग शब्द जो होते हैं बिना विभक्ति चिन्ह के बहुवचन में हम उनको नहीं बदलते हैं, वो दोनों स्थितियों में समान रहते हैं। तो यहां जैसे विद्यार्थी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दोनों जगह एक वचन और बहुवचन के रूप में आते हैं। विद्यार्थी आ गया, विद्यार्थी आ गए। यदि आप उसको केवल ही बहुवचन के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसमें आपको विभक्ति चिन्ह यानी परसर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वहां बन जाएगा विद्यार्थियों ने। क्या बन जाएगा? विद्यार्थियों ने, या को, से, कोई भी परसर्ग लगा सकते हैं, कारक चिन्ह लगा सकते हैं, तब वो बहुवचन बनता है। लेकिन जब विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उसको हम एक प्रकार से बहुवचन और एकवचन दोनों में शामिल करते हैं और प्राथमिकता वहां पर बहुवचन को दी जाती है। तो विद्यार्थी, विद्यार्थियों। अब यहां पर कोई कारक चिन्ह लगा देते तो ये बहुवचन बन जाता। विद्यार्थी गण, ये गण भी लगता है बच्चों, लेकिन जब विद्यार्थी गण की बात करते हैं तो दीर्घ मात्रा ह्रस्व हो जाती है, तो हम यहां पर लिख देते विद्यार्थी गण। अगर इस तरीके से लिखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहां मात्रा दीर्घ है। विद्यार्थी, विद्यार्थी जन दोनों ने, तो जन के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन साथ में विद्यार्थी जोड़ दिया, इसलिए ये सही नहीं होगा। बचता है इसमें विकल्प पहला, विद्यार्थी, जो अपने आप में एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त किया जाता है और यहां बहुवचन के रूप में ये हमारे सामने प्रयुक्त हुआ है। तो अगला विकल्प देखें, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आंसू, होश, दर्शन, प्राण, भाग्य, हस्ताक्षर, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। सॉरी, बहुवचन में, वचन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं एक वचन में कौन सा आता है। तो आंसू भी बहुवचन, दर्शन भी बहुवचन, हस्ताक्षर भी बहुवचन। आंसू निकल पड़े, हम ये थोड़ी कहते हैं जी आंसू निकल पड़ा, क्योंकि दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो बहुवचन के रूप में। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, हम ये नहीं कहते हैं जी आपका दर्शन हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए। हस्ताक्षर, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, यह मेरा हस्ताक्षर नहीं, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। पुलिस, आ गई, आ गए नहीं, तो यहां पर एक वचन पुलिस जो है हमारा विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर जो दिया है उसमें है, किस विकल्प में सही विलोम शब्द लिखा है? संश्लिष्ट। प्रश्न ध्यान से देखें, किस विकल्प में सही विलोम शब्द लिखा है? संश्लिष्ट, इसका दिया है प्रश्लिष्ट, कदाचार, दुराचार। तीसरा विकल्प है विधुर, सधुर, ईषत, प्रचुर। तो बच्चों यहां संश्लिष्ट विश्लिष्ट के रूप में लिखते हैं, कदाचार का सदाचार के रूप में लिखते हैं। तो ये जो विकल्प विधुर, सधुर, ये भी क्या है? सही नहीं है। सही विकल्प मिलता है ईषत का प्रचुर, ईषत का प्रचुर। तो चौथा विकल्प हमारा यहां हो जाएगा। 50वां प्रश्न जो दिया है, निम्न में से शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? मुहावरा बताना जी, जिसका अर्थ होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाला। बालू की भीत उड़ाना, बालू की भीत उठाना,
गुल्लर का फूल होना ये नष्ट समाप्त होने के रूप में ही होता है, लेकिन शीघ्र नष्ट होने के रूप में बात कही जाए तो ओस का मोती होना, आंधी के आम होना, तो ओस का मोती होना तुरंत नष्ट हो जाने के रूप में होता है कि ओस मोती के समान नजर आती है, तुरंत ही समाप्त भी हो जाती है। तो विकल्प हमारा 2 हो जाएगा। निम्न में से नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सर्वोत्तम विधि बतानी, कौन सी? नाटक की बतानी बच्चों, नाटक की सर्वोत्तम विधि। क्या कक्षा अभिनय विधि को इसमें शामिल करेंगे? क्या समवाय विधि को इसमें शामिल करेंगे? रंगमंचाभिनय विधि शामिल करेंगे? या आदर्श नाट्य विधि को इसमें शामिल किया जाएगा? तो बच्चों यहां पर जो विकल्प है हमारा 2 समवाय विधि के रूप में हम इसको शामिल कर देंगे। 52वां प्रश्न दिया है, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन से 2 कौशलों का विकास होता है? प्रत्यक्ष विधि में निम्न में से कौन से 2 कौशलों का विकास करेंगे? उन 2 कौशलों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखें, क्या लिखना पढ़ना आता है, या उसमें सुनना बोलना आता है, या पढ़ना बोलना आता है, या सुनना व लिखना आता है? यहां बात करते हैं बच्चों हम कि प्रत्यक्ष विधि जिसकी बात करेंगे तो यहां सुनना और बोलना दोनों ही शामिल हो जाएंगे। सुनना और बोलना, प्रत्यक्ष रूप से सुनने और बोलने का काम होता है प्रत्यक्ष विधि में, इनको शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, 53 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है? आधुनिक विधि की बात करें तो बच्चों आगमन विधि भी प्राचीन है, निगमन विधि भी प्राचीन है, प्रायण विधि भी प्राचीन है। आगमन निगमन विधि हमारी आधुनिक विधि है, जिसमें कभी उदाहरण देकर के नियम की तरफ चलते हैं, कभी नियम बता करके उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो ये 53 नंबर का विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम बताएं। आगमन विधि के जो सोपान है उनका सही क्रम बताना है। नियम, प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन। क्या पहले नियम आता है, फिर प्रयोग आता है, फिर परीक्षण, फिर सत्यापन, या पहले निरीक्षण होता है, फिर उदाहरण आता है, फिर प्रस्तुतिकरण आता है, फिर नियमीकरण होता है, फिर सत्यापन होता है, या फिर उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चों सबसे पहले उदाहरण आता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, सामान्यीकरण होता है, फिर उसका हम प्रयोग कर देते हैं। तो विकल्प 3 यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखें, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? तो बच्चों ये फ्रोबेल ने ऐसा कहा है, मोंटेन्सी ने भी नहीं कहा, मॉरिसन ने भी नहीं कहा, कोल्डवेल कुक ने भी कहा नहीं कहा। यहाँ पर विकल्प हमारा 1 हो जाएगा, फ्रोबेल। 56वां प्रश्न देखें, एक बालक जो हकलाकर बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? एक बालक जो हकलाकर के बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करना है, यानी पढ़ने में, बोलने में, लेकिन यानी हकलाकर बोलता है लेकिन पढ़ने में, वांचने में, पढ़ने में, जिसकी वाचन की बात करते हैं, उसमें निपुण करने के लिए कौन सा वाचन हमें उपयुक्त शामिल करना पड़ेगा, जिससे वो बोलना सीख जाए, ढंग से पढ़ना सीख जाए, हकला करके अब नहीं बोले। तो उसकी बात करें तो बच्चों यहां पर क्या हम उसमें सामूहिक वाचन करवाएं तब सही रहेगा, या एकल वाचन करवाएं, या अनुकरण वाचन करवाएं, या फिर मौन वाचन करवाएं? तो बच्चों यहां पर सामूहिक वाचन जब करवाया जाता है वो बिल्कुल सही होता है। सामूहिक वाचन विकल्प 1 यहां पर सही हो जाएगा। एक बालक जो हकलाकर बोलता है, एक बालक जो हकलाकर बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करवाने के लिए हमें सामूहिक वाचन करवाना पड़ता है, तब जाके वो सही हो जाता है जी। 57 नंबर प्रश्न देखें, लेखन कौशल का विकास होता है। लेखन कौशल यानी लिखने का जो काम है वो किस प्रकार से सही होता है? सुनने से, या देखने से, या अनुकरण करने से, या फिर अभ्यास करने से? तो बच्चों यहाँ तो अभ्यास जितना करेंगे उतनी ही हमें लेखन कौशल का विकास हो जाएगा। 58 नंबर में देखें, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। ये कथन किसका? ये कथन दिया है जी कि
शिक्षण प्रक्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। इस 58 नंबर प्रश्न का उत्तर है, ये कथन किसका है? क्या आईवी डेविस का है, क्या बोसिंग का है, या फिर कमला भाटिया का है, या बलदेव भाटिया का है? ये बच्चों यहाँ उत्तर बोसिंग का है। किसका है? बोसिंग। अगला प्रश्न देखें, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है, क्या समाचार पत्र इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते? क्या पत्रिकाएं इसमें शामिल होती है या नहीं होती? विद्यालय मासिक पत्रिका यहां शामिल होती है या नहीं होती? या पाठ्य पुस्तक? बच्चों पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं होती। 60वां प्रश्न देखें, 60वां प्रश्न दिया है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? बुलेटिन बोर्ड या प्रतिमान या फ्लैनल बोर्ड? ये फ्लैनल है जी, फ्लैनल बोर्ड, या फिर OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर? ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सा होगा? प्रक्षेपित सामग्री, बुलेटिन बोर्ड भी नहीं होता, प्रतिमान यानी नमूने जो होते हैं वो भी नहीं होते, फ्लैनल बोर्ड भी इसमें शामिल नहीं होता। उत्तर हो जाएगा हमारा OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। OHP ये हमारी प्रक्षेपित सामग्री में शामिल होते हैं। पैसेज जो है इसके बारे में देखा ही होगा, आपने पूरा पढ़ लिया होगा, अंडरस्टूड है। आपको सिर्फ ये जांचना है कि क्या आंसर की में जो आंसर डाला गया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो थोड़ा बता देता हूँ, इसका पैसेज वगैरह उसमें लंबा टाइम खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन अपना वो है, इसमें अप्रोप्राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा बाय बिगिनिंग सो अर्ली, ऐसा मानोगे, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नाइट्स रेस्ट आफ्टर कौन सा लिंकिंग डिवाइस काम में लेना? तो यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा। एक है आल्सो फाइंड टाइम टू, ये अपने आप एक लिंकिंग डिवाइस है। स्ट्रीट्स के बाद में इन स्पाइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्पाइट आएगा, ठीक है। स्ट्रीट डिस्पाइट ऑल हर एफर्ट्स टू अवॉइड हिम, ये बिंदु है। और इसमें क्या बैठेगा? प्रॉपर वे में क्या है? यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है जी। ये आंसर थे इनके। पैसेज को पढ़ लेना भली भांति, एनालिसिस करोगे, इन्हीं नतीजों पर पहुंचोगे। अगला है मनोरमा एज वेल एज हर पेरेंट्स। एज वेल एज आता है, एंड नोट आता है, विद आता है, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाई, रादर देन, बट, एक्सेप्ट और येट। इन शब्दों से अगर दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट होते हैं तो फिर वर्ब हमेशा फॉलो करती है पहले आने वाले सब्जेक्ट का। मनोरमा के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगानी है? सिंगुलर लगानी है। सिंगुलर के रूप में अपन देखते हो सिर्फ एक ही वर्ब दे रखी है, कौन सी दे रखी है? इज दे रखी है। अप्रोप्राइट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। वैसे और आता है, नोर आता है, या फिर ईदर और होता है, नीदर नोर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है। उनसे अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट का फॉलो करती है। योर मदर क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे, ठीक है। वाक्य के भाव के अनुसार अगर अपन देखें तो सिंगुलर वर्ब के रूप में एक तो इज दे रखा है और एक क्या दे रखा है? हैज दे रखा है। इज के साथ वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ठीक है, और कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो वो कब आती है? कब आती है? जब वाक्य पैसिव वॉइस में है। जबकि पैसिव का भाव नहीं दे रहा है, एक्टिव का भाव दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आपको हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, स्प्रेड एक ऐसी वर्ब है, हैज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और स्प्रेड एक ऐसी वर्ब होती है जो तीनों फॉर्म के रूप में क्या होती है? सेम होती है। जैसे कट, पुट, सट, रीड आता है, रीड आता है, ठीक है, हार्ट आता है। वैसे अपन क्या बोल सकते हैं? स्प्लिट बोल सकते हैं, स्प्रेड बोल सकते हैं, क्विट आता है, ठीक है, एक्विट आता है, सॉरी क्विट, एक्विट नहीं, क्विट आता है। इसके अलावा बहुत सी आती है, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, टेलीकास्ट, होमकास्ट, ठीक है, सेट, सेड आता है, बिड आता है। इस प्रकार की बहुत सी वर्ब आती है जो तीनों फॉर्म के रूप में क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? इसमें हैज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच लिटरेरी टर्म इज यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो? ट्विल, स्पार्क, लाइक, स्टार, ठीक है। सिमिली जो होता है वो क्या होता है? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बीच में तुलना होती है, यानी इट इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग एज, लाइक और देन, ठीक है। तो ट्विल, स्पार्कल, ठीक है, ये पार्ट दे रखा है, इसकी तुलना एक तरह से हो रही है किसके साथ? स्टार के साथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा भाव हो गया? सिमिली का भाव हो गया, क्योंकि लाइक का यूज हो रहा है। लाइक का यूज होने पर, एज का यूज होने पर, देन का यूज होने पर भी एक बात जरूर ध्यान रखिए आप, ठीक है, कि वहाँ पे जो कंपेयर है, तुलना है, वो डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट में या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होनी चाहिए। विद रोजी ड्रेस इज रेवन ड्रेस,
इस वाक्य में देखो ड्रेस है, तो ड्रेस में देखो ए की साउंड आ रही है, ए का फोनेटिक सिंबल क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। रेवन इसमें भी क्या आ रही है, ए की साउंड आ रही है। ट्रेस इसमें भी क्या आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो किसी भी शब्द के बीच में, वाक्य की शुरुआत में दो अथवा दो से अधिक वावल साउंड का रेपिटेशन जो होता है उसको हम एजोनेंस कहते हैं, एजोनेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एजोनेंस होगा, ठीक है। आगे देखो, विच लिटरेरी टर्म इज यूज इन द लाइन गिवन बिलो, इस लाइन में जो कौन सी लिटरेरी टर्म जो है वो यूज हो रही है वो देखना। एक तो दे रखा है हमारे पास मैनी, ए, ठीक है, ए, ठीक है, मेड, मे, इस प्रकार से इसमें भी क्या आ जाएगा, एजोनेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, एजोनेंस होगा। लाइक दैट अपॉन दाई चिक, द लिटरेरी टर्म हियर यूज्ड इज लाइक दैट अपॉन दाई चिक, ठीक है, लाइक दैट अपॉन दाई चिक। यहाँ भी क्या है, ल जो है ना उसकी आवर्ती ना होकर यहाँ पे लाइक का यूज हो रहा है, और लाइक का यूज अगर हो रहा है तो फिर अंडरस्टूड है, ठीक है। लाइक का यूज अगर हो रहा है तो यहाँ पे भाव अपन जाने की कौन सा पार्ट है, किस प्रकार का भाव होगा, तो यहाँ पे किसका होगा, सिमिली का होगा, ठीक है। तो सिमिली बोल दोगे, क्योंकि एज लाइक और देन होती है, तुलना दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, तो वहाँ पे क्या होगी, सिमिली होगी। आगे जानते हैं अपन, राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज, ठीक है, 1 से 4 तक की जो लाइन है, ठीक है, पोइम वगैरह जो है उसकी राइम स्कीम क्या है, ठीक है। पोइम जो थी, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, इसके मैं वैसे लिख देता हूँ आपको मैं आपके सामने। एक जो पार्ट है, पहली जो पंक्ति है उसमें लास्ट में दे रखा था फ्रिंज, क्या दे रखा था, फ्रिंज दे रखा था, ठीक है जी, फ्रिंज ऐसे। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो पार्ट अपना फ्रिंज आ गया। सेकंड जो लाइन है, सेकंड जो लाइन है उसके अंतिम जो शब्द है उसमें दे रखा है स्टार, ठीक है, क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है ऐसे, ठीक है। चौथा जो पार्ट है, तीसरा जो पार्ट, दूसरी जो पंक्ति उसका अंतिम जो वर्ड है उसमें दे रखा है ट्रेस, क्या है, ट्रेस, ठीक है, ये आ गया। और चौथा जो बिंदु है अपना वो दे रखा है दिलदार। तो यहाँ देखो फ्रिंज, इंज की साउंड आ रही है तो इसका मतलब ए हो गया, ये साउंड अलग है स्टार, ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए पार्ट क्या गया, बी आ गया। ये ट्रेस, एस की साउंड आ रही है तो इसका मतलब ये अलग है, तो क्या बोलोगे, सी। और ये है दिलदार, आर आर, और यहाँ भी आर आर, तो ये सेम उसी प्रकार से हो रहा है। इसकी राइम स्कीम होगी ए बी सी बी, जो ऑप्शन में डिजाइन नहीं की गई थी। ऑफलाइन स्टूडेंट जो है उनके यहाँ पे कुछ चेंज करवाया था हमने, ठीक है। तो जो है वो क्या था, ए बी सी बी, यानी डी की जगह किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बी का प्रयोग करना पड़ेगा, ए बी सी बी, यही आंसर होगा। जबकि गलती से आंसर की में भी इसमें क्या माना गया था, ए बी माना गया था। सुधार करते हुए आप देख लेना, इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई वर्क हार्ड, मेरे कक्षा शिक्षक जो अध्यापक है उसने मुझसे कहा कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, किसका प्रयोग हो जाएगा, शुड का। सजेशन का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। इस वाक्य के भाव से आप जानोगे पोलाइट रिक्वेस्ट है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। एक दे रखा इंस्टेड ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट ही फेल्ड, तो अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट आपका मतलब क्या होता है, के बावजूद भी, ठीक है। और अगर इन स्पाइट ऑफ ऑप्शन में अगर नहीं होता तो फिर क्या आता है, एक डिस्पाइट आता है। याद रखना, इन स्पाइट जो होता है उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, डिस्पाइट के साथ हम किसी भी प्रिपरेशन का प्रयोग नहीं करते। वी ऑल डिटरमाइंड टू आवर लेजिटिमेट राइट्स, ये थोड़ा विवादास्पद क्वेश्चन अपना बता दूं। स्टैंड फॉर का मतलब होता किसी का अर्थ होना। स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि स्टैंड फॉर का प्रयोग करें या स्टैंड अप फॉर का प्रयोग करें। स्टैंड फॉर का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे अपन, दूसरा पार्ट बोल सकते हैं किसी का अर्थ होना, ठीक है, किसी का अर्थ होना, ठीक है। और मजबूरी में अपन ये भी कह सकते हैं कि लास्ट में अगर दोनों विकल्प के रूप में इसका यूज नहीं हो रहा तो अपन यूं भी कह सकते हैं किसी के पक्ष में होना, वो भी क्या होता है, स्टैंड फॉर होता है। स्टैंड अप फॉर जो होता है उसका मतलब होता है वो क्या होता है, किसी के पक्ष में खड़ा होना या किसी का समर्थन करना, किसी के पक्ष में होना। दोनों विकल्प हैं, वाक्य के भाव में यहाँ पे क्या है, समर्थन करना है, फिर पक्ष लेने के अर्थ में है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्टैंड अप फॉर आएगा। अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, स्टैंड अप फॉर आप बोलोगे तो आपका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, विच मेथड इज वन ऑफ द ओल्ड मेथड इन इंग्लिश टीचिंग, निम्नलिखित में तो कौन सी बिंदु है, कौन सी मेथड है जो ओल्ड टीचिंग के रूप में आती है। बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तीनों क्या न्यू मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड आ जाएगा। और डायरेक्ट मेथड से जो पुरानी मेथड आती है वो कौन सी आती है, जीटी मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रमोट्स यूज ऑफ, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, CLT जो है वो क्या करती है, किस चीज़ के शिक्षण जो है प्रयोग जो है उसको क्या करती है,
प्रमोट करती है, ग्रामर को नहीं करती, मदर टंग इसको भी नहीं करती। एक है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर से एडेड जो लर्निंग है उसको प्रमोट करती है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है। नहीं साहब ऐसा भी कोई मैटर नहीं है, लैंग्वेज है उसको क्या करती है वो प्रमोट करती है। फॉर चिल्ड्रेन टू राइट ए स्मॉल स्टोरी विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी बच्चा होता है उसको अपन कहेंगे एक छोटी सी कहानी लिखो, उसमें से कौन सी चीज़ है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो जानना है। ड्राइंग पेपर, ठीक है, एक तरह का पेन्स एंड पेंसिल्स, एक न्यूज पेपर एंड स्टोरी बुक्स, और एक तरह का वाटर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये बिंदु आ गया, ठीक है। वाटर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। सेल्फ असेसमेंट प्रमोट्स, इसके आंसर की में क्वेश्चन जो है ना ये गलत लगा रखा था, इसका आंसर 4 नंबर आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज ऐसा होगा, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट खुद का जो परीक्षण जो है वो प्रमोट करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, इंडिपेंडेंट लर्निंग को, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, सारे सारे क्या हैं सही हैं। और एट प्राइमरी लेवल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश शुड बी, प्राइमरी लेवल पे अंग्रेजी के उद्देश्य होने चाहिए टू एक्वांट स्टूडेंट्स विद इंग्लिश लैंग्वेज, बच्चे जो उनको अंग्रेजी से परिचय करवाएं। टू मेमोराइज इंग्लिश पोइम एंड राइम्स, बच्चे जो हैं उनकी अंग्रेजी की पोइम वगैरह होती हैं, फिर राइम वगैरह जो होती हैं उनको क्या करें याद करवाएं। टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कि बच्चे जो हैं उनको अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करें आप, इंटरेस्ट हम क्या करें क्रिएट करें, स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लेना। तो इसका मतलब सारे बिंदु इसमें क्या है उपयोगी हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 4 नंबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन इंग्लिश टीचिंग इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जो है अंग्रेजी में कौन सी क्वालिटीज को इंक्रीज करता है। एक्टिविटी का मतलब कोई भी काम करें अपन, एक्ट करते हैं किसी चीज को, तो क्या बोलोगे सीधा आंसर तो बिल्कुल सरल है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉट ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, निम्नलिखित में कौन सा पार्ट जो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, कंपोजिशन है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड आता है, ठीक है, ग्रामर मेथड आती है और ट्रांसलेशन मेथड आती है, सब ये पुरानी मेथड है। कंपोजिशन मेथड जो अपने आप में ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज नोन बाई औरल ओरल अप्रोच, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है उसको अपन औरल ओरल अप्रोच भी कह सकते हैं। कोट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कोट को आप हिंदी में ऐसे लिख के देखिए, ऐसे इसको मात्राएं तोड़ लीजिए, कै प्लस औ, ठीक है, प्लस टे। अब इसको कर सकते हैं अपन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अब कीजिए इसका ऐसे बना लो काउट, देखो कौन से ऑप्शन में वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 3 नंबर में है, यही क्या हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। शोर जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत बने हुए हैं। शोर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से बनेगा, सु है, आपके पेपर में बिल्कुल सही है, देख लीजिए आप, ठीक है। कप जो उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे बनता है, ये बनेगा, ठीक है, कै आधा ए और पे, ये क्या बनेगा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। कैट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे बनता है, कै प्लस ए प्लस टे, तोड़ लीजिए आप इसको, कै, ठीक है, ए का सिंबल इस तरीके से होता है ए का, और टे का सिंबल ये बन गया, क्या बना दिया, कैट बना दिया। सिलेबल क्या है, स्मॉलर यूनिट ऑफ साउंड कंटेनिंग 1 वोवेल साउंड, कि कोई भी साउंड जो होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें 1 वोवेल का होना जरूरी होता है। एक दे रखा है इन ए फॉरम वर्क इन विच लेक्सिकल आइटम्स आर फिटेड, कि कोई भी काम जो होता है उसमें क्या है एक ही परिवार से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनको फिट कर सकते हैं। हैव नथिंग टू डू विच लेटरल और वर्ड और मीनिंग जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, वो बिंदु आ गया। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए स्मॉल यूनिट ऑफ साउंड कंटेनिंग 1 वावल साउंड, जो 1 वावल साउंड में लिखी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं, शब्द खंड बोलते हैं। एक शब्द होता है अलग अलग सिलेबल के रूप में यूज होता है, जैसे एक बार में उच्चारित किया जाने वाला मोनोसिलेबिक, 2 बार में उच्चारित किया जाने वाला बाइसिलेबिक, और 2 से अधिक बार में उच्चारित किया जाने वाला शब्द होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसिलेबिक बोलते हैं, ठीक है। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धः वृद्धः नविशत, तस्मिन् एव उसी ग्रामे गांव में एका एक अपरा दूसरी लुब्धा लोभी वृद्धा नविशत बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी वृद्धा औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, और उसके भी एक कौन थी, पुत्री थी। ईर्ष्या से सा तस्य स्वर्ण काका से रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह उस काक के रहस्य को जान गई। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को निक्षेप पे रख करके, तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, वह भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष काक है, सोने की पंख वाला कौआ, तंडुलान भक्ष्यन चावलों को खाते हुए, ताम अपि तत्र एव कार्यत, वह भी वैसा ही करती है।
और वैसा ही करता है। तत्र प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्ष्यन्ति, प्रातः सुबह तत्र वहाँ गत्वा जाकर के और सा वह काकम निर्भर्ष्यन्ति भटकारती हुई प्रावोचत बोली कि भो नीच काके है, अरे नीच काक, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच, मेरे चावलों का मूल्य लौटा। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हें सीढ़ी से उतारता हूँ, चढ़ाता हूँ। और तत्कथये, तो कहिए, स्वर्ण मयम रजत मयम ताम्र मयम वा, तुम सोने की सीढ़ी से चढ़ोगी या तांबे की सीढ़ी से चढ़ोगी या चांदी की सीढ़ी से चढ़ोगी। तो गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, गर्वित बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन, सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही, अहम आगच्छामि, मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काके है, लेकिन सोने के पंख वाला कौआ तत्कृते, उसको या उसके लिए ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, सोने की सीढ़ी से ही चढ़ाता है। और स्वर्ण काक है, ताम उसको, भोजनम अपि, भोजन बीज, ताम्र भाजने एवं कार्यत, तांबे के पात्र में ही करवाता है। अब यहाँ पर ये उदाहरण कह रहा है कि दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि का जो उदाहरण है, एक तो दीर्घ संधि का उदाहरण तयापि बन जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण हमको एक तो यहाँ पर लेना है तयापि, एक तो उदाहरण बन जाएगा तयापि और दूसरा बन जाएगा सूर्य तपे। इन दोनों में दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि तया प्लस अपि बन जाएगा और इसका एक बन जाएगा सूर्य प्लस आतपे, ये आतपे बन जाएगा। इन दोनों में जो राइट आंसर आ रहा है वह आ रहा है केवल 2 और 3। ज्ञातवती इत्यत्र कह प्रत्यय पदम प्रयुक्तम, ज्ञातवती में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ज्ञातवती में कतवतु प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में हमको यहाँ पर ज्ञा धातु के साथ में यदि कतवतु प्रत्यय पढ़ना पड़े तो ये बन जाएगा ज्ञातवत, ज्ञातवत, ये ज्ञातवान, ज्ञातवान और ये बन जाएगा ज्ञातवती बन जाएगा। ये इस प्रकार से बन जाता है। अगला सवाल बन के आता है सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम नास्ति, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप नहीं है। अब सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप नहीं है, तस्मिन में सप्तमी आ गई, ग्रामे में सप्तमी आ गई और सूर्य तपे में सप्तमी आ गई। तंडुलान में नहीं है क्योंकि तंडुलान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए तंडुलान में सप्तमी विभक्ति नहीं है, द्वितीय का बहुवचन है। तंडुल है, तंडुलौ, तंडुलाह, तंडुलम, तंडुलौ, तंडुलान। आसीत इति पदम लट लकारे परिवर्तियत, तो जो आसीत भूतकाल का है इसी के समान यहाँ प्रथमा विभक्ति के क्षम्यताम, यहाँ पर लट लकार का और एक वचन है तो यहाँ पर अस्थि क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर अस्थि बन जाएगा इसका आंसर। स्वर्ण सोपानम इत्यस्मिन पदे कह समास प्रयुक्तम, स्वर्ण सोपानम, सोने की सीढ़ी। तो जो सोने की सीढ़ी है ना, सोने से बनी हुई सीढ़ी, सोने की सीढ़ी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वे बालकाः मंडल निर्माणम, अब देखिएगा करिष्यते, सर्वे बालकाः बहुवचन में आया है तो बहुवचन में आया, तो ये द्विवचन वचन में आया है, ये एक वचन में आया है, ये सर्वे बालकाः है ना, तो ये आमी अहम के साथ में आएगा, लेकिन यहाँ पे बालकों के अनुसार आमी नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा सर्वे बालका मंडल निर्माणम करिष्यन्ति, ये बन जाएगा सभी बालक समूह का निर्माण करेंगे, तो उचित पद यहां पर यही होगा करिष्यन्ति। अगला सवाल जानते हैं कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे, यानी कि जल की बूंद गिरने से और यहाँ पर घड़ा क्या भर जाता है? पूरा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से, और ये बन जाता है क्रमशः, क्रमशः का मतलब है क्रम पूर्वक, पूर्यते पूरा भर जाता है, घटे घट। पश्यतु कथयतु च इति एव रूपेण अपि ज्ञायते, ऐसी कौन सी विधि है जो पश्यतु और कथयतु के नाम से जानी जाती है? तो पश्यतु कथयतु विधि कहा जाता है चित्र विधि को। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से और एक ये चित्र बना दिया गया है, इस चित्र के यहाँ ये बना दिया गया है और इसके जो भी है यहाँ पर लिख दिया गया है नल है। अब बालक ये कह रहा है कि पश्यतु देखो और कथयतु कहिए, देखिए और कहिए।
माना कि ये इस प्रकार से एक चित्र बना दिया गया है, उस चित्र में यू बना दिया गया है। अब बच्चे से कहो बताओ बेटा ये किसका चित्र है, तो बच्चा बताएगा ये किसका चित्र है, कंदुकम, यानी कि ये बॉल का चित्र है। इस प्रकार से हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर चित्र विधि हो जाएगा। पठनम सर्वथा स्यात्, पठन हमेशा कैसा होता है, तो पठन हमेशा अर्थ ज्ञान पूर्वक होता है। क्लियर ना। सदैव मूल्यांकनम क्रियते, सदैव मूल्यांकन किया जाता है छात्र के समक्ष, प्राचार्य के समक्ष, अभिभावक के समक्ष या कोई नहीं। तो मूल्यांकन जो हमेशा किया जाना चाहिए वो किसके समक्ष किया जाना चाहिए, छात्र के समक्ष किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों की कमजोरी को उसके सामने ही आंका जा सके। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणम प्रति अभिरुचि उत्पादनार्थम एको अध्यापक करोति। संस्कृत शिक्षण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए एक अध्यापक करता है। संस्कृत काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन बिल्कुल करना चाहिए। संस्कृत शिक्षण प्रभावशाली बनाना चाहिए। समस्या पूर्ति के समाधान के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन बिल्कुल करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। एको छात्र अशुद्ध उच्चारणम करोति, एक छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है। परीक्षणे ज्ञापयति, परीक्षण पर पता चलता है। यत की तस्य बालकस्य कंठोच्चारण स्थाने, कि कंठ रूपी उच्चारण स्थान में कहीं दोष दिखाई दे रहा है। तो बराबर प्रियतन लाघवम के कारण वह शुद्ध कर रहा है, नहीं। भावातिरेक, भावनाओं की अधिकता हो जाने के कारण कर रहा है, नहीं। प्रांतीय भाषा के प्रभाव के कारण कर रहा है, नहीं। तो बराबर जब वे कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ में कहीं अशुद्ध उच्चारण का कारण बनता है, तो ये सब कौन आ जाता है, शारीरिक दोष पढ़े जाते हैं। पाठ योजना निर्माण के समय, पाठ योजना निर्माण समय सर्वप्रथमम पाठस्य, पाठ योजना निर्माण के समय सर्वप्रथम पाठ के क्या, पाठ के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। आंतरिक और बाह्य च मूल्यांकन प्रमाण पत्रे पृथक पृथक चिन्हितम कर्तुम बलम प्रदत्तम, यानी कि आंतरिक और बाह्य जो मूल्यांकन होते हैं इनके प्रमाण पत्र के पृथक पृथक अंक तालिकाएं दी जाएं, चिन्हित किया जाए। यह जो बात की थी वह की थी VKRB राव समिति के द्वारा 1971 में कही थी। VKRB राव समिति ने कहा था कि बालक का जो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन किया जा रहा है उसके अलग अलग प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न बनता है 10वीं कक्षा या छात्रा सुधा, यानी कि 10वीं कक्षा की जो छात्रा सुधा है वो पूर्व ज्ञानेन योजित्वा, पूर्व ज्ञान से जोड़कर नूतन पाठ्य पढ़ती, नया पाठ पढ़ती है। अस्मिन दशायाम, इस दशा में छात्रा शिक्षण से खाली जगह सिद्धांत से पालनम करोति, एक छात्रा है सुधा, वह पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए पाठ को पढ़ रही है। इस दशा में छात्रा शिक्षण के अभिरुचि के सिद्धांत का पालन कर रही है, ये आपको उत्तर देना होगा। फिर ये कह रहा है खाली जगह प्रत्यय स्मरणम प्रत्यभिज्ञानम च समाविष्टम भवति, यानी कि प्रत्यय स्मरण और प्रत्यभिज्ञान जो समाविष्ट होते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष में होते हैं। बालक प्रथमम अंत्य च क्रियाम करोति, बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है, L, S, R और W। पहले तो वो श्रवण की करता है, अंत में किसकी करता है, लेखन की। तो पहले कौन की करेगा, श्रवण की, और अंत में किसकी करेगा, लेखन की। अशुद्धि निवारणम भवति, अशुद्धि निवारण, वाक्य संशोधन करते हुए अशुद्धि का निवारण होता है, बिल्कुल होता है। व्यवहार विधि माध्यमेन, व्यवहार वार्तालाप विधि के माध्यम से संशोधन होता है, बिल्कुल होता है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का सहारा लेकर के भी अशुद्धि संशोधन होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए राइट आंसर क्या पढ़ा जाए, सर्वे। अगला प्रश्न जांचते हैं, हर्बर्टे विधौ कति सोपानानि सन्ति, हर्बर्टे विधि में कितने सोपान है, तो राइट आंसर क्या आया, 5। कितने आगे, 5, ये 5 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में प्राचीन भारत शिक्षाया आधारभूत आसीत, प्राचीन भारत में जो शिक्षा का आधारभूत अंग था वो क्या था, गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध हो जाते थे, बिल्कुल हो जाते थे। शिक्षा में भौतिकता का समावेश नहीं था, तकनीकी शिक्षा का समावेश नहीं था, और न किमपि होगा नहीं। टीका विधेय द्वितीय नाम किम, टीका विधि का दूसरा नाम क्या है, तो टीका विधि का दूसरा नाम होता है समन्वयक विधि। श्रुत लेखनेन बालका नाम, श्रुत लेख लिखने से बालकों की क्या बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर यह हास देने के कारण उत्तर गलत हो गया, यहाँ पर न देने के कारण उत्तर गलत हो गया। अगला कह रहा है ये प्रीणीयेत सुचरितै पितरम स पुत्रो यद भर्तुएव हितम इच्छति तत्कलत्रम यन मित्रम आपदि सुखे च संक्रियेव एतत् त्रयम् जगति पुण्य कृतो लभन्ते। ये कहा
यह प्रीणयेत सुचरितै, यह मानी जो प्रीणयेत मानी प्रसन्न करता है, सुचरितै अपने चरित्र से, पितरम मानी पिता को, सह मानी वह, पुत्र पुत्र जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को खुश कर रखता है वही पुत्र है। यद भर्तुएव हितम इच्छति तद कलत्रम, जो अपने पति का हित चाहती है वही पत्नी है। कलत्रम पत्नी को कहा। यन मित्रमापदी सुखे च समक्रियेव, वही मित्र है जो सुख और दुख में समान रहता है। एतत् त्रयम, ये तीनों जगती संसार में पुण्य कर्तो लभन्ते, पुण्य करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं, या पुण्य करने वाले लोग ही इनको प्राप्त करते हैं, ये इन्होंने कहा। प्रस्तुत पद्यांश से छंद नाम निर्देशनम कुरुत, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद प्रस्तुत हुआ है, तो उत्तर आएगा वसंतिल का छंद। जगती इत्यत्र काव्य विभक्ति प्रयुक्तम, जगती में कौन सी विभक्ति है, जगती में सप्तमी है। एक बात याद रखना चाहिए, यदि किसी शब्द में छोटा ती या छोटा नी, ये छोटा वी या छोटा ई या अस्मिन जैसी ध्वनि आई हो, वहां पर हमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन समझना चाहिए। यहाँ पर ती आया है जगती में, तो ती आया है तो ती के कारण सप्तमी के एक हो गया। लभन्ते इत्यत्र कह लकार है प्रयुक्तम, लभन्ते में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है, अते एते अंते, तो बराबर ये लट लकार प्रयुक्त हुआ है आत्मने पद में। लभन्ते आत्मने पद में प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल है पश्य लाक्षा रसा सिक्तम तत् च रक्तम चरणम द्वयम, ये कह रहा है पश्य माने देखो, लाक्षा रस से युक्त जो चरण हैं वे दोनों चरण उसके लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है, तो ये अर्थ कह रहा है उसके दोनों चरणों को देखो, उसके दोनों चरणों को देखो लालिमा से युक्त दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसने दोनों चरणों को लाल नहीं किया है लेकिन फिर भी वो लालिमा से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा अलंकार सिद्ध होता है, विभावना अलंकार सिद्ध होता है। अक प्रत्याहारे कति वर्णा भवंती, अक प्रत्याहार में हमको जानना चाहिए ए ई उ ने, री लिरी और ये कै, री लिरी कै, तो अक में हमको समझना है ए ई उ री और लिरी कितने वर्ण हो गए, 5। राइट आंसर 5 पढ़ा जाए। प्रतिभा सरलाया पटुतरा अस्ति, प्रतिभा सरला से पटु है, पटुतरा है। वाक्य अस्मिन विशेष पद, विशेष पद कौन है, पटुतरा तो विशेषण हो गया, ये पटुतरा तो कौन हो गया, ये विशेषण हो गया। अब ये विशेषण किसका है, तो प्रतिभा का है, तो बराबर राइट आंसर क्या पढ़ा जाए, प्रतिभा पढ़ा जाए। इसके बाद अगला सवाल, एदई तो कंठ तालु, ये आंसर आएगा। राकेश से प्रातः 8:20 पर विद्यालय में गच्छति, विद्यालय जाता है। अस्मिन वाक्य समय निर्धारण कृत्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, इस वाक्य में समय निर्धारण करके रिक्त स्थान को पूरा किया जाए। तो ये कह रहा है 8:20, कितने मिनट ज्यादा हो गई, यानी कि 20 मिनट ज्यादा हो गई, कितने बजने में, 8 बजने में, तो बराबर प्रातः है, ये सुबह के समय की बात है, प्रातः विंशति कलोत्तर 20 मिनट अधिक हो गई, अष्टवादने 8 बजने में, तो राइट आंसर क्या पढ़ा जाए, यही पढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। यदि √x + 1 y + 2 = 7 हो तो x तथा y धनात्मक पूर्ण संख्याएं हो, x और y के मान ज्ञात कीजिएगा। इस सिचुएशन में आपको वैल्यू रखनी होती है, और अगर आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखिएगा, y की वैल्यू 5 रखिएगा, तो देखो x की वैल्यू 8 रखेंगे यहाँ पे तो 8 - 1, और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 + कितना 2 = 7 आता है क्या, चेक करते हैं। देखें जैसे ही इसको आगे सोल्व करोगे अंडररूट में आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 7 × 7 बराबर कितना 7। ये चीज क्या है, सत्य है। ये 49 का वर्गमूल 7 ही आता है, इसलिए x और y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे 8,5। अगर 15 रखोगे तो 14 × आपके पास में आ जाएगी 14, ठीक है। तो 14 और 14 का वैल्यू जो प्राप्त होगा वो आपको कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। इसका मतलब 196 का वर्गमूल 14 आता है, जबकि हमें 7 चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वैल्यू रख के सेटिस्फिकेशन करवाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको कह रहा है ये है तब क्या सत्य है, तो देखिएगा a + b की पावर 3 बराबर आपको कह रहा है a³ + b³। बताइएगा a + b की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए। अगर ए क्यूब में से ए क्यूब घटेगा उधर तो 0 बचेगा, बी क्यूब में से बी क्यूब घटेगा तो 0 बचेगा। इट मीन्स ए बी ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आया 0। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, a बराबर 0 या b बराबर 0 या a बराबर माइनस बी हो जाए तो भी ये 0 हो जाए, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाए। इसका मतलब या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा या a बराबर माइनस बी होगा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है ऐसा, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि अंडर रूट में 2 प्लस फोर्थ रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 है, तो स्क्वायर करेंगे आप तो आपके पास में वैल्यू आएगी 2 प्लस फोर्थ रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास में वैल्यू आएगी कितनी 4 में से 2 लेस करोगे तो फोर्थ रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू, या फोर्थ रूट ऑफ x को ऐसे भी लिखा जा सकता है x टू दी पावर 1/4 इज इक्वल्स टू आपके पास में 2 आया। तो x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16। तो 16 कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में वो राइट होगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो अगर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी की बात करी जाए तो अपन भाग विधि का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं, भाग विधि का सहारा लेते हैं। और भाग विधि हमारे पास में क्या होती है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं मैं। अपन 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे और उस 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या देंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे उसको। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है आपके पास में क्या होगी 99, 99 और 99। ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इस 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग है तो अपन भाग विधि से इसको सोल्व करेंगे। 2 के आप जोड़े बना लीजिएगा, 2 को जोड़े बना लो। और 99 के नजदीक किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो वो किसका होता है, 9 का होता है, 9 का होता है। 9 में 81 होता है आपके पास में, और घटाओगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 बचेगा। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कि इनको जोड़ दो 18 हो जाएगा आपके पास में, और आगे से जोड़ा क्या उतरेगा 9। ठीक है, लास्ट में मैं फिर इसके आगे 9 उतार लेता हूं और 9 उतार लिया तो देखिएगा 9 में 81, 9 8 72 और 8 0 80 का 9 और 8 कितना हो गया 17। घटा लीजिएगा इसको। और एटलीस्ट मैं चाहता हूं 9 9 18 और ये आपके पास में 9 हो गया 198 हो गया। बताओ 8 बचा यहां पे, 9 में से 0 लेस किया 9 बचा, और इधर क्या बच गया 1 बच गया। फिर आप क्या उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे। देखो अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में इस प्रकार से सिस्टम आएगा 9 नाम 81, बचा कितना आपके पास में 8, 9 8 72 0 और 8 बचेगा, 9 9 81 और फिर 8 कितना हो गया 89 8 और 9 और 8 कितना हो गया 17। मतलब कुल मिला के इससे जो वैल्यू बचेगी वो 2000 के करीब इसमें रिमाइंडर बच जाएगा या 1000 समथिंग बचेगा। इसका मतलब या तो उसको घटा लीजिएगा या फिर कुछ जोड़ दीजिएगा। तो बताइएगा यहां वैल्यू आपके पास में बचेगी 8, यहां बचेगी 9, यहां 18 में से 9 घटाया कितना बचा 9, और 8 घटाया 9 में से कितना बचा 1। ठीक है, 1998 आप लेस कर लीजिएगा तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 1998 अपन लेस कर लेते हैं, और लेस करेंगे तो कितना बचेगा 100,899। ये संख्या ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 99,800,1 कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। जो रिमाइंडर बच जाता है लास्ट में शेषफल, उसी को ही हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जो शेषफल बचता है आपके पास में उसी शेषफल को आप क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। शेषफल को ही घटाना होता है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
किस प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक दे रखे हैं और बीजीय व्यंजकों का आपको क्या ज्ञात करना होता है, योग ज्ञात करना होता है और फिर उनका अंतर। तो इन बीजीय व्यंजकों का यदि योग करूंगा तो देखो मेरे पास में क्या आएगा, 2y² है और y² माइनस का है तो सिर्फ y² बचेगा। ओके, फिर आपके पास में देखो वैल्यू क्या बच रही है, आपके पास में yz से yz कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का बचेगा 3yz और z² आपके पास में किसका रहेगा, प्लस का। ये व्यंजक हो गया। फिर आपको इन दोनों व्यंजकों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है और इन दोनों व्यंजकों का योग ज्ञात करना है तो कितना आएगा देखिएगा, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y² आ जाएगा और z² से z² तो कैंसिल आउट ही हो गया और ये आपके पास में आ गया प्लस का yz। इसको घटाइएगा इसमें से तो देखिएगा y² प्लस 3yz प्लस z² माइनस से, इसको अगर घटाएंगे 2y² माइनस से yz को तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे ही आप घटाएंगे y² माइनस प्लस से 3yz प्लस z² माइनस का 2y² और ये प्लस का था तो अब ये माइनस का हो जाएगा yz। देखो y² तो किसका बचेगा, y² तो बचेगा आपके पास में माइनस का y², ठीक है, माइनस का तो y² हो गया और yz आपके पास में बचेगा प्लस का 2yz। कितना बचेगा, 2yz बचेगा, 3yz में से yz घटेगा और प्लस का क्या हो जाएगा z²। तो ये जिस ऑप्शन में है माइनस का y², ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, माइनस का y² और प्लस का 2yz और प्लस का क्या आ जाएगा z²। प्लस का z² कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में है जो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करने हैं और गुणनखंड का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि गुणनखंड अगर आपको दिक्कत करे तो आप ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो मैं सीधा इस प्रश्न में थर्ड ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं। x को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² आ जाएगा, x को 3y से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3xy आ जाएगा आपके पास में। फिर देखिएगा 3y को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3 4 12 है, xy आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर आप कहोगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9y² आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4x² माइनस का 15xy और प्लस का क्या आ गया 9y²। तो इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन को सेटिस्फिकेशन दी है तो वो थर्ड ऑप्शन इसका क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। आप हर एक ऑप्शन को इस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रश्न को सेटिस्फिकेशन कर रहा है या आपके उस बहुपद को सेटिस्फिकेशन दे रहा है। इस प्रकार से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है के किस मान के लिए समीकरण युग में दो समीकरण दे रखे हैं का कोई हल विद्यमान नहीं है। दो रैखिक समीकरणें अगर समांतर रेखाएं बनाती है तो उनका कोई हल नहीं होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती है तो केवल एक हल होता है और अगर समपाती रेखाएं होती है तो उनके अनंत हल होते हैं। तो बताइएगा कोई हल नहीं है तो समांतर की कंडीशन क्या होती है। समांतर की कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो बताइएगा x का गुणांक 3 बटे इधर x का गुणांक 6 बराबर y का गुणांक 4 बटे नीचे y का गुणांक k, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 का भाग इधर 6 में कितनी बार 2 बार, तो k का मान आपके पास में आ जाएगा 4 दूने कितना 8। k का मान 8 होगा तो समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे और दोनों जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन हो जाएगी और इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। देखिएगा 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत अधिक कितना प्रतिशत है, तो 603 का 1/3 बताइएगा कितना होता है। 603 का 1/3 होता है आपके पास में 201, कितना होता है 201 और 201 67 का कितना प्रतिशत है, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि 201 67 का कितना प्रतिशत है। तो 201/67 इंटू क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा, ठीक है। देखो कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको 3 7 21 होता है, 6 3 18, 3 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत आ जाएगा
300% आ जाएगा। 300% फोर्थ ऑप्शन में है, जो कि राइट होगा। वर्ष 2010 की शुरुआत में शहर की जनसंख्या 1,20,000 थी। इस वर्ष के अंत में जनसंख्या 1,80,000 होगी। तो देखो 1,20,000 और 1,80,000 शुरुआत और अंत में, और इस वर्ष शहर में जन्म लेने वाले शिशु 3,000 हैं। तो विशिष्ट जन्म दर ज्ञात कीजिएगा। जन्म दर अगर ज्ञात करनी है आपको तो यहां पे जनसंख्या का औसत लेना पड़ेगा, और जन्म दर यदि ज्ञात करना है, बर्थ रेट यदि ज्ञात करनी है आपको, तो जन्म लेने वाले शिशु कितने हैं? 3,000 हैं। कितने पर हैं? 1,20,000 और 1,80,000 का औसत कितना होगा? 1,20 और 1,80 का औसत होता है 1,50,000। 1,50,000 पे ये वैल्यू निकलेगी, और इनटू क्या कर दो? 1,000 कर दो, क्योंकि जन्म और मृत्यु दर 1,000 पे चेक की जाती है। 0 से 0 काट दो, और 15 का भाग कितनी बार गया? 20 बार। तो 20 प्रति 1000 पर, ये साइन किसका होता है बंधु? प्रति 1000 का होता है। तो 20 प्रति 1000 थर्ड ऑप्शन में है, वो राइट होगा। ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। प्रायिकता क्या की पत्ता हुक्म का हो या इक्का का? प्रायिकता क्या है कि हुक्म का हो या इक्का का? अगर एक पत्ता निकाला जाता है तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? हुक्म के पत्ते आपके पास में 13 होते हैं, और फिर अगर उन्हीं में से इक्का निकल गया, वो एक पत्ता इक्का है, तो इक्का कितने बच गए आपके पास में? 3 बटे टोटल घटनाएं कितनी हो गई? अनुकूल घटना अपॉन में कुल परिणाम कितने होते हैं घटना के, ठीक है? तो बताइएगा 16 बट्टा कितना हो गया? 52 बराबर प्रायिकता कितनी होगी? 4 का भाग 4 बार, 4 का भाग कितनी बार? 13 बार। तो 4/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वो कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है? तो यहां देखिएगा, आप गौर करके ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि मान लीजिएगा कि वो उखम का है, इक्का छोड़ के उखम का है। इक्का छोड़ के उखम के पत्ते कितने होते हैं आपके पास में? 12 होते हैं, प्लस इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं, बट्टा 52 कर दीजिएगा। 16/52 ही आएगा इसका राइट आंसर, तो ठीक है? तो राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 4/13। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। एक वस्तु को बेचने पर 2% लाभ होता है, तो इस प्रकार की 10 वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो 2% ही लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि होने वाला लाभ प्रतिशत सेम रहेगा। अगर लाभ की बात करें तो लाभ बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी कितना बढ़ेगा यहाँ पे लाभ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि क्रय मूल्य फिक्स नहीं है, इनिशियल वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लाभ तो 2% ही होगा, लेकिन होने वाला लाभ बढ़ जाएगा, तो लाभ का प्रतिशत 2 ही रहेगा। इसमें राइट आंसर कितना माना जाएगा? 2 ही माना जाएगा। 6% वार्षिक अर्धवार्षिक संयोजन ब्याज की दर के बराबर कौन सी ब्याज की दर होगी? अगर अर्धवार्षिक संयोजन करता है तो ब्याज की दर कितनी मान के चलनी पड़ेगी? 3%। और एक साल में टोटल ब्याज कितना लेगा, वही उसकी दर हो जाएगी एक साल की। तो बताएगा मूलधन कितना मान लूं? 100। 3% के हिसाब से पहली 6 माही का ब्याज कितना होगा? 3 रुपए। ये 3 रुपए जो ब्याज हो रहा है वो पहली 6 माही का हो रहा है। किसका हो रहा है? पहली 6 माही का हो रहा है, ठीक है? और पहली 6 माही का 3 रुपए ब्याज हो रहा है, तो दूसरी 6 माही का भी ब्याज कितना होगा? 3 रुपए होगा। और इन 3 रुपए का ब्याज और देना पड़ेगा आपको दूसरी 6 माही में 3/100 की दर से, क्योंकि अर्धवार्षिक में 3% ही लगेगी। तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.09। तो ये किसका होगा? दूसरी 6 माही का होगा। किसका होगा? दूसरी 6 माही का होगा। और 2 6 माहियां मिलकर 1 वर्ष बनाती है, तो 1 वर्ष में कुल ब्याज कितना लगा? तो कुल ब्याज हमारे लगा 6% की बजाय 6.09 लगा। तो बताएगा 6.09% ही ब्याज की क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। 6% के समतुल्य 6% के समतुल्य वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? जबकि 6% का संयोजन अर्धवार्षिक है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है 6% वार्षिक। कोष्टक में आपको बोला है अर्धवार्षिक संयोजन के समतुल्य वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो वो 6.09 होगी। एकांतर खंड में बने हुए लघु चाप द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? ठीक है, तो देखिएगा ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वर्त है, वर्त के एक चाप होता है, वो वर्त को चाप जो चाप होता है या जो जीवा होती है वर्त को 2 भागों में बांटती है, और 2 भाग वर्तखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो एकांतर चाप द्वारा एकांतर खंड में लघु चाप द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? तो लघु चाप द्वारा अंतरित कोण एकांतर खंड में कितना होगा? चाप द्वारा अंतरित कोण या फिर जीवा द्वारा अंतरित कोण, जिसको चापकरण भी कहा जाता है, वो कोण हमेशा क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। लेकिन इस प्रकार से अगर ऐसे बोल देता इक्वेशन कि आप बताइएगा कि एकांतर खंड में दीर्घ चाप द्वारा बनाया हुआ कोण कितना होगा, तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिएगा ये केंद्र है
और ये चाप या जीवा जो कोण बनाती है परिधि पर, ये कोण जो होता है वो केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है, और केंद्र पर बनाया गया कोण, व्यास द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 180 होता है, तो परिधि पर 90 होता है। और अगर व्यास से छोटी कोई भी जीवा होगी एक तरफ, तो दूसरी तरफ कोण 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण होगा, और अगर यही जीवा ऊपर उठती जाएगी तो कितने डिग्री का कोण होगा? 90 से बड़ा। तो एकांतर खंड में लघुचाप द्वारा अंतरित कोण कितना होता है? न्यून कोण होता है। फिर ध्यान से देखिएगा कि ये जीवा यहां जो कोण बनाएगी वो आपका 2 थीटा बनाएगी, और वहां पे क्या बनाएगी? थीटा बनाएगी। और आप एक कंडीशन, विशेष कंडीशन में ये जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये व्यास ही होती है जो केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण तो एक विशेष कंडीशन में तब बनता है इस चाप द्वारा, जब व्यास होता है या वो अर्ध चाप होता है वर्त का पूरे का। लेकिन अगर वो नीचे आता जाएगा तो कोण भी 90 डिग्री से क्या होता जाएगा? कम। हाँ, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड में अधिक कोण बनता है, तो न्यून कोण इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 60 है, अंतःवर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, अंतःवर्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा अपॉन कितना? अंतःवर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप कितना होगा? 30 होगा 60 से। तो देखिएगा डेल्टा बराबर हो जाएगा 30 चौक 120, ठीक है। तो ये आपके पास में 120 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। किसी चतुर्भुज की रचना संभव है कम से कम उसके निम्नलिखित अवयव ज्ञात हो। कम से कम कितने अवयव ज्ञात हो? चतुर्भुज में 10 अवयव होते हैं, उनमें से कम 5 अवयव यदि आपको ज्ञात हैं तो चतुर्भुज की रचना हो सकती है। उनमें 5 अवयवों में 4 भुजा और 1 विकर्ण हो सकता है, 3 भुजा 2 विकर्ण हो सकते हैं, 3 भुजाएं 2 कोण हो सकते हैं, और 2 भुजा और 3 कोण हो सकते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितनी भुजा की आवश्यकता पड़ती है? तो एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 2 भुजा तो आपको आवश्यक होती है, 3 कोण ले सकते हो। 1 भुजा से चतुर्भुज की रचना नहीं हो सकती, चाहे इसके अलावा और कुछ भी दे दे आपको, कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुजों को छोड़कर, जैसे वर्ग को छोड़ के, आयत को छोड़ के। नेक्स्ट हमें चर्चा किसकी करनी है? नेक्स्ट हमें कह रहा है एक कमरे की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। दरवाजे दे रखे हैं जिनकी माप दे रखी है, और खिड़कियां दे रखी है जिनकी माप दे रखी है, और दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर शेष को रंगाई करनी है। तो 16.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रंगाई का कुल व्यय होगा? तो बताइएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बता दीजिएगा 2 इंटू ऊंचाई कितनी है? एक कमरा की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई 8 मीटर है, कितनी है? 8 मीटर है, और लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 18, कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 18। तो ये एटलीस्ट आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 गुणा 8 इंटू 24 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा आपके पास में 42, कितना हो जाएगा? 42। तो एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि 8 दूनी 16, 8 4 32 और 1 कितना हो गया? 33, 336 इंटू 2 हो गया, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 कितना? 7, और ये 672 स्क्वायर सेंटीमीटर, या स्क्वायर जो मीटर में दे रखा है उसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक इसमें 2 दरवाजे हैं, कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं, प्रत्येक की माप 3 इंटू 2 है। दरवाजों की माप कितनी होगी? 3 इंटू 2, और 2 दरवाजे हैं तो टोटल माप कितनी होगी? 12 स्क्वायर मीटर। और खिड़कियां कितनी हैं? देखो 4 खिड़कियां हैं, प्रत्येक की माप 1 इंटू 1/2 है। 1 इंटू 1/2 के हिसाब से कितनी खिड़कियां होगी? 4 खिड़कियां हो गई। तो ये इसका हो गया कितना? 2। टोटल कितना हो गया आपके पास में? 14। ये लेस कर लीजिएगा इसमें से, तो माइनस का 14 कर लूं, कितना आ जाएगा आपके पास में? 12 में से 4 घटाया 8 बचा, 2 घटाया कितना बचा? 5 बचा। ये 658 स्क्वायर मीटर ऐसा एरिया हो गया जिसको आप क्या कर सकते हो? कलर्ड कर सकते हो, ठीक है। और इसको कलर्ड करना है आपको, तो देखिएगा इसको प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 16.50, ठीक है। और 16.50 की दर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 658 इंटू क्या कर दीजिएगा? 16.50
5 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो 158 658 है, इसको अगर अपन 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मेरे पास में वैल्यू आएगी 8 5 40, 4 5 5 25 और 4 29 और 2 बचेगा आपके पास में 6 5 30 और 2 32 इंटू 6 8 6 48, 4 और 6 5 30 और 4 34, 3 6 6 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा इंटू एटलीस्ट मेरे पास में वैल्यू आ गई 8 5 और कितनी 6। देखो ये वैल्यू कितनी आ गई 0, 9 और 8 कितना 17 और ये कितना हो गया आपके पास में 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया 15 और फिर आपके पास में एक बचा 10 और 8 18 और फिर एक बचा और ये हो गया 10। दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है 2 अंक के, तो 1085.70, तो 1085.70 आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो दशमलव आपको 2 अंक छोड़ के लगाने हैं तो आपके पास में 0 और हैं और 0 और मेंशन करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1857.0 आ जाएगा, ठीक है। ये 857.0 आ जाएगा। तो 1857 कौन से ऑप्शन में पड़ा है 4th ऑप्शन में पड़ा है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन कैलकुलेशन का भी आ सकता है जिसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। किसी परिवार का मासिक व्यय चित्रानुसार दर्शाया गया है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 रुपए तो परिवार की आय कितनी है, ठीक है। एक परिवार का जो मासिक व्यय है वो चित्रानुसार दर्शाया गया है, एक पाई चित्र आपको दे रखा है। यदि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 रुपए है, शिक्षा और यात्रा पर खर्च, शिक्षा पर 25% है और यात्रा पर कितना है 15%, दोनों का अंतर अगर आप करोगे तो 10% आएगा। तो 10% का वैल्यू किसके बराबर है 4000 के बराबर है। तो कुल आय कितनी है तो 1% बराबर कितना होगा 1% बराबर होगा 4000 बट्टे कितना 10 से, और 100% कुल आय थी तो कुल आय निकालने के लिए 4000 बट्टे 10 से इंटू 100 कर दीजिएगा। वैल्यू आपके पास में आने वाली है 40,000। कितनी आने वाली है 40,000, जो कि कौन से ऑप्शन में है 2nd ऑप्शन में है, राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है चर दे रखे हैं आपको 1 1 5 या 11 15 16 35 और 40, आवर्ती दे रखी है, उपरोक्त श्रेणी क्या है। देखो व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होती है, इस प्रकार की श्रेणियां जिनमें बारंबारता नहीं होती है, सिर्फ व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं किसी के, उनको व्यक्तिगत श्रेणियां कहते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी तो है नहीं। अखंडित का मतलब होता है जो सतत श्रेणियां होती है। कैसी होती है सतत श्रेणियां होती हैं, या फिर इनको वर्गीकृत भी बोल सकते हैं। कैसी बोल सकते हैं वर्गीकृत। तो वर्गीकृत क्या होती है वर्गों में डिफाइन होती है, ये वर्गीकृत श्रेणी नहीं है, इसका मतलब अखंडित भी नहीं है, ठीक है। खंडित श्रेणियां कौन सी होती है, खंडित श्रेणियां अवर्गीकृत होती है। क्या होती है बंधु अवर्गीकृत होती है। तो अवर्गीकृत जो श्रेणियां होती हैं उन्हीं को ही अपन खंडित श्रेणी बोलते हैं। अवर्गीकृत या इनको असतत बोला जाता है। क्या बोला जाता है असतत बोला जाता है। तो ये खंडित श्रेणी हो जाएगी इसका राइट आंसर। किसी आयत चित्र में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल निम्न में से किसके समानुपाती होता है। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल होता है वो बारंबारता के समानुपाती होता है, ठीक है। इस प्रकार से आयत चित्र यदि मैं बना पा रहा हूं आपके, तो आयत का क्षेत्रफल किसका न्यून होगा जिसकी बारंबारता कम होगी, जिसका बारंबारता ज्यादा होगी उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होता है। निम्न में से कौन से द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की विधि नहीं है, तो बताइएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्येक व्यक्तिगत अनुसंधान जो होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने जाके आप उससे डेटा मांग रहे हो, इसका मतलब वो प्राथमिक आंकड़ा है, द्वितीयक आंकड़ा नहीं है। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वर्बली अगर डाटा अगर आप ले रहे हो तो वो भी आपके पास में प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राथमिक आंकड़ों की डेफिनेशन यही होती है, किसी व्यक्ति संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा घर घर जाकर अनुसूचियां भराकर प्रश्नावली के माध्यम से जो आंकड़े प्राथमिक स्तर पर तैयार किए जाते हैं उनको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों की तीनों ही विधियां हैं, द्वितीयक आंकड़ों की विधि इनमें से कोई सी भी नहीं है। इसका राइट आंसर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन हमें कह रहा है तार्किक विचारों का महत्व है। बिल्कुल सही बात है। गणित में मात्रात्मक संख्यात्मक तथ्यों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यह भी बात सही है। यह निगमनात्मक विज्ञान है, यह गलत है। यह आगमनात्मक विज्ञान कहलाती है, निगमनात्मक नहीं कहलाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं।
सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? निरंतरता या फिर सहकारिता या फिर व्यापकता? निरंतरता इसका क्या माना जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण है शिक्षार्थियों के लिए नैतिक निर्माण और अभिरुचि निर्माण के लिए एक साहसिक कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा किसने दी थी? F.L. बिलोज ने दी थी। किसने दी थी? बिलोज ने दी थी। तो राइट आंसर इसका फोर्थ होगा। नेक्स्ट कह रहा है गणित भाषा के अंग होते हैं, क्रम के अनुसार कौन से अंग होते हैं? तो गणित में पहले होते हैं पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र और क्या होते हैं? संकेत। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? फोर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जेम्स टेलर ने किया था भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद। तो इसका कौन सा आंसर सही माना जाएगा? फर्स्ट सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? नैदानिक परख बनाने की आवश्यकता होती है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए नैदानिक परख बनाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है विशिष्ट से सामान्य की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है सामुदायिक गणित का में अंत निहित होता है। किसमें अंत निहित जो अंत होता है वो निहित होता है सामुदायिक गणित का। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? फोर्थ माना जाएगा। सांख्यिकी में सामुदायिक गणित का अंत क्या होता है? निहित होता है। तो इस प्रकार से इसमें सांख्यिकी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणित शिक्षण में एक आयत के अंदर एक चौड़ाई के लंबवत एक लंबाई के लंबवत रेखा खींचने पर कितने त्रिभुज बनते हैं? गणित शिक्षण के किस उद्देश्य को पूरा करते हैं? तो ये गणित शिक्षण के तर्क शक्ति के उद्देश्य को पूरा करते हैं, तर्क शक्ति का विकास करते हैं। और लास्ट आपके पास में क्वेश्चन मैथ्स का क्या है? यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति क्या होगी? निदानात्मक होगी। कौन सी होगी? निदानात्मक। इस प्रकार से हमने मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन किया। ओके, थैंक यू। नमस्कार प्रिय मित्रों, 13 मार्च 2021 प्रयास महामेगा टेस्ट सीरीज का ये विज्ञान के प्रश्नों का सॉल्यूशन है और इसमें 121वां प्रश्न आपके लिए दे रखा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अलावा अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्वायत्त शासी कोशिकांग है और इसके अंदर यानी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर डबल झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर कोशिका जो होती है, कोशिका पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है और याद रखिएगा इसके अंदर 70 प्रकार के राइबोसोम और इसके अलावा पाया जाता है। इसके अंदर 70 प्रकार के तो पाए जाते हैं राइबोसोम, यानी इसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण हो सकता है, राइबोसोम पाए जाते हैं ना। और इसके अलावा डीएनए पाया जाता है और वो भी कैसा? वृत्ताकार डीएनए। कैसा पाया जाता है? वृत्ताकार डीएनए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर तारकाय, गोल्जिकाय, लाइसोसोम ये सरल ऑर्गेनल हैं, इनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाएगा। लेकिन रियल मानिए आप माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सही आंसर होगा। तो चौथा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 122वां जो भी सेम टू सेम है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और इसके अलावा वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी दोनों चीजें होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है 70 प्रकार का राइबोसोम और वृत्ताकार डीएनए युक्त होती है। तो याद रखिए इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोनों चीज पाई जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिकांग बोला जाता है। तो यहां पर प्रश्न नेक्स्ट यही है, निम्न में से किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका यानी मनुष्य की कोशिका या पादप की कोशिका, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसमें पाया जाता है 70 प्रकार का राइबोसोम और डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी सेम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका की भांति सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इसके बाद 123वां प्रश्न है, निम्न में से कीटहारी पादप नहीं है। कौन सा पादप कीटहारी पादप नहीं है? तो कीटहारी पादप क्या नहीं है बताओ? ड्रोसेरा कीटहारी पादप है या यूट्रिकुलेरिया कीटहारी पादप है या डायोनिया कीटहारी पादप है या कुस्कुटा? तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों यहां पर आंसर सही होगा आपका कुस्कुटा। कुस्कुटा जो है कीटहारी पादप नहीं है, लेकिन याद रखिए ड्रोसेरा
यूट्रिकुलेरिया और डायोनिया, ये तीनों के तीनों कीटहारी पादप है, कीटभक्षी पादप इनको बोला जाता है। और याद रखिए ऐसे पादप अपने पोषण के लिए कीटों को खाते हैं। आप सोचिए पादप कीट को खाता है, और वो पादप कौन कौन से हैं? यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और डायोनिया, ये तीनों कीट खाने वाले पादप है, यानी कीटभक्षी पादप है, जबकि कुस्कुटा यहां पर नहीं है, इसलिए नहीं पूछा गया है आपसे, इसलिए सही आंसर होगा कुस्कुटा। नेक्स्ट है 124वां, निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? सपना, अपना जो सपना आता है, कई बार रात को सपना देखते हो, आप सपने देखते हो, ठीक है ना, ड्रीम्स, और वो आपको सुबह याद नहीं रहते हैं, तो कौन से विटामिन की कमी है? विटामिन B6 की कमी है दोस्तों, B6 विटामिन जो है सपने को लंबी समय तक याद रखने में सहायता करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 125वां, लिपिड का पाचन निम्न में से कुछ की उपस्थिति में होता है? लिपिड यानी वसा, और वसा का पाचन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पित्त रस जो होता है इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, इसके अंदर पाए जाते हैं NAK ग्लाइकोलेट, NAK टाइकोलेट, दो प्रकार के पित्त लवण पाए जाते हैं। और दोस्तों यहां पर पित्त लवण एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं, और भोजन में से पचाते किस चीज को है? वसा को, तो पित्त रस यहां पर सही होगा। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम जो होता है दोस्तों, ये कई जगह से निकलता है, जैसे कि लार से भी स्लाइवरी लाइपेज निकलता है, आमाशय से गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, और इसके अलावा दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से भी लाइपेज निकलता है। तो लाइपेज कई जगह से निकलता है, हम कह सकते हैं लाइपेज का काम केवल और केवल वसा का इमल्सिफिकेशन करना है, वसा को पचाना है, बड़ी वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों ही वसा से संबंधित है। बाकी यहां पर पेप्सिन प्रोटीन से संबंधित है, प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन आमाशय से निकलता है, और रेनिन भी आमाशय से निकलता है, दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये तो प्रोटीन से संबंधित हो गया, ये दोनों किससे संबंधित हो गए? वसा या लिपिड से। तो लिपिड का पाचन निम्न में से किसकी उपस्थिति में होगा? 1 और 2 सही है, तो यहां पर 1 और 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न 126वां प्रश्न है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थैलिक अम्ल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? 126वां प्रश्न जो है दोस्तों, 126वें प्रश्न में यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। ये डेक्रोन का, ये मान लीजिए बहुलीकरण से प्राप्त, ये डेक्रोन जो है इन दोनों के बहुलीकरण से डेक्रोन प्राप्त होता है, डेक्रोन याद रखिएगा। 126 में कौन सा आंसर सही है? ए। इसके अलावा 127वां प्रश्न देखिएगा, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल कलेक्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, या एक सिंगल नेटवर्क है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर करोगे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क मिल जाते हैं, और वो नेटवर्क क्या करते हैं? एक बड़ा यहां पर एक विशाल कलेक्शन तैयार होता है, और उस नेटवर्क को के कलेक्शन को हम इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? इंटरनेट। तो 127वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही है हमारा? तीसरा ऑप्शन सही है यहां पर, यानी सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 128वां प्रश्न, निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच की जो दूरी है उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसे खगोलीय इकाई के नाम से भी हम हिंदी में जानते हैं, खगोलीय एकक। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा सिंपल सी बात है, एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा हल्का सा क्वेश्चन था। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 130वां। 130वें प्रश्न में देखते हैं क्या लिख रखा है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो आप सब जानते हैं हमारे बॉडी से 3-4 तरीके के उत्सर्जन होते हैं, जैसे कुछ जीवों के अंदर से अमोनिया निकलती है, कुछ जीवों के अंदर से यूरिया, कुछ जीवों के अंदर से यूरिक एसिड, कुछ जीवों के अंदर से अमीनो अम्ल। तो यहां पर जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है वो अमोनिया सबसे इन सब में सबसे खतरनाक होता है। अमोनिया जो होता है ना, इसका उत्सर्जन सबसे अधिक जल के द्वारा होता है, जल की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सबसे विषैला पदार्थ क्या है? सबसे अधिक विषैला पदार्थ अमोनिया है, अगर हमारी बॉडी के अंदर देखें। और अगर यहाँ चारों ऑप्शंस में देखें तो अमोनिया यूरिया से ज़्यादा विषैला है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, और एमिनो एसिड से भी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं अमोनिया यहाँ पर सही आंसर होगा। 131वां प्राकृतिक रेशे है। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? तो आप कहोगे कपास क्या एक प्राकृतिक रेशा है क्या? बिल्कुल भैया, कपास तो पेड़ों पौधों से ही तो प्राप्त होता है, ऊन भेड़ों से प्राप्त होता है, तो भेड़ कोई प्लास्टिक की थोड़ी होती है, भेड़ भी बेचारी जीव ही तो है। तो हम कहेंगे भेड़ एक जीव है और जीव से प्राप्त हो रहा है, यानी प्राकृतिक नेचुरल हो रहा है। सिल्क जो होता है ये रेशम के कीट से प्राप्त होता है, रेशम से प्राप्त होता है, हम कहेंगे ये भी एक प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर सभी आंसर सही होगा, यानी चारों आंसर यहाँ पर क्या होंगे? सही होंगे। इसके अलावा 132वां प्रश्न, पोर्टलैंड सीमेंट में
CaO और SiO2 का संगठन प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 132वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 से 45% और 10 से 15% होता है, यानी क्रमश है ये क्रमश है। तो 132वें में याद रखिएगा आप, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि 3-4 ऑप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूजन रहेगा आपको। 60 से 68% तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO होता है 60 से 68%, और 17 से 24% होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 133वें प्रश्न में। 133वें प्रश्न में दोस्तों दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन यहां पर क्या माना गया है, असत्य माना गया है। तो देखते हैं क्या आंसर सही होगा। असत्य कथन के आपको क्या करना है, चयन करना है। 133वें प्रश्न में असत्य कथन कौन सा है, तो यहां पर देखिएगा, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहां पर 4 आपको आंसर दिए गए, प्रश्न दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स में आपको छांटना है कि असत्य कथन कौन सा है। क्या छांटना है, असत्य कथन कौन सा है। तो यहां पर दोस्तों पहला और दूसरा ही कथन असत्य है, याद रखिए, क्योंकि सीसा अपचयित नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन असत्य है। जबकि कार्बन उपचयित हो सकता है और लेड ऑक्साइड भी अपचयित हो सकती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 और 2 असत्य है, तो 1 और 2 यहाँ पर आपको देख रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 134वां प्रश्न दे रखा है आपको। 8 ग्राम ऑक्सीजन कणों में, अणु में कणों की संख्या कितनी है। तो कणों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए मोल जो होता है उसका उस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, और मोल का फॉर्मूला आप जानते हैं। इस फॉर्मूले को जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 1.51 × 10⁻23। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा 125वां प्रश्न है, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाए। तो शुष्क बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो विरंजक चूर्ण बना देगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 135वें प्रश्न में, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाए। तो क्लोरीन गैस के साथ क्या होगी बताइए। अभी अभी मैंने आंसर दिया आपको, विरंजक चूर्ण बना लेगा। यही प्रश्न पीछे था तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या होता है 2 बार है यह प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 136वें प्रश्न पर। निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्य, सौर ऊर्जा, अपवर्तनांक, आवर्धन, वेग, कोणीय वेग और आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 136 में आपको पता होना चाहिए वेग और कोणीय वेग यहाँ पर सुमेलित नहीं है। 137वां प्रश्न आपको दे रखा है, ध्वनि की चाल निर्भर करती है तरंग की तरंग दैर्घ्य पर, ध्वनि के आयाम पर, और माध्यम की प्रत्यास्थता पर, दाब पर, ताप पर, और माध्यम की दिशा पर। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ध्वनि का चाल जो है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है क्या, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है क्या। तो याद रखिए ध्वनि की चाल 3 चीजों पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, इसके अलावा ताप पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की जो है चाल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ताप पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा दाब पर निर्भर करती है, दाब पर कोई किसी प्रकार से निर्भर नहीं करती। आपको पता होना चाहिए ध्वनि की जो चाल है वो प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, इलास्टिसिटी पर निर्भर करती है, किसकी, माध्यम की प्रत्यास्थता पर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए माध्यम की दिशा पर भी निर्भर करती है। अगर दिशा मान लो टेढ़ी मेढ़ी है तो उस टाइम पर चाल प्रभावित होगी। तो 1 2 3 यहाँ पर 3 4 5 और 6, 3 5 6 सही है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर 137वें में सही होगा। इसके बाद चलते हैं 138वें प्रश्न पर। 138वां प्रश्न में दे रखा है आपको 4R के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर 1 एम्पियर के लगभग आंसर आएगा यहाँ पर। तो आप इसको एक बार सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि 4R के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 एम्पियर। सोल्व करने के बाद में आप देख सकते हो। 139वां प्रश्न दे रखा है, समतल दर्पण के सामने A B C D बिंदुओं पर यदि 4 व्यक्ति खड़े हैं तब समतल दर्पण में कौन कौन स्वयं को देखने में सक्षम होंगे। क्या कहा यहाँ पर,
ए बी सी डी ये 4 व्यक्ति खड़े हैं, कौन कौन व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्वयं का देखने में सक्षम होंगे? तो 139वें प्रश्न में दोस्तों दे रखा है, यहाँ पर देखो ए इसके सामने है, बी भी इसके सामने और सी भी इसके सामने है, तीनों इसके सामने है, इसलिए तीनों का प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन डी अलग है इसलिए इसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो 139वें प्रश्न में सही होना चाहिए ए बी और सी, यानी डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 140वें प्रश्न में 1200 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील है, जिस पर और कितना बल लगाया जाए कि कार की चाल 2 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए? तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन के बाद यहां पर आपके 3000 न्यूटन बल यहां पर आंसर आएगा। 141वां प्रश्न आपको दे रखा है, छात्रों में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए छात्रों में किस चीज का हम उपयोग करेंगे? तो 141वें प्रश्न में आपको दे रखा है, यहां पर प्रश्नावली का उपयोग करेंगे। प्रश्नावली के द्वारा आप क्या करोगे? अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे प्रश्न दे दो, उससे आप बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हो। 142वां प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर 142वें प्रश्न में आपको पता होना चाहिए, समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है, इसका पता लगाना ये योगात्मक मूल्यांकन है। ठीक है ना। इसके बाद 143वां प्रश्न, 143वें प्रश्न के अंदर अगर हम देखें तो आप देखेंगे सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? इनमें से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे प्रभावी होती है? तो 143वां प्रश्न जो है उसमें दे रखा है आपको, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? अपेक्षित, अप्रेक्षित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रेक्षित और केवल शब्दोच्चारण। तो यहां पर 143वें प्रश्न में बी ऑप्शन सही होगा, यानी प्रत्यक्ष अनुभव यहां पर सही आंसर होगा। शिक्षा में नवाचार संबंधित है, शिक्षा में नवाचार संबंधित है शिक्षण प्रशिक्षण से, शिक्षण में नवीन प्रयोग से, पाठ्य पुस्तक से या अध्यापक की योग्यता से। तो 144वें प्रश्न में आपको दे रखा है, यहाँ पर शिक्षण में नवीन प्रयोग, नए प्रयोग होने चाहिए शिक्षण में, उसको नवाचार बोलते हैं। ठीक है। 145वें प्रश्न में कौन सा कथन शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में असत्य है? शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो आप ये 145वें प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा, ये संकुचित नहीं होते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में, असत्य कथन यही है। बाकी देखिए ये अधिक व्यापक होते हैं, बिल्कुल सही है, इनकी प्रकृति दार्शनिक है, सही है, इनकी प्राप्ति छात्र के संपूर्ण जीवन तथा प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था की द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। 145वां प्रश्न, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक क्या है? गुडवार, स्केटस, सुकरात, हेलेन पार्कहर्स्ट और जे एम राइस। तो यहां पर सही आंसर होगा 146वें प्रश्न में गुडवार, स्केट्स। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है शिक्षण विधि। 147, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, उपरोक्त कथन किसका है? तो देखो ये प्रश्न डायरेक्ट ही आपको याद होंगे तो सही हो सकते हैं। ठीक है ना। बाकी इसमें और कोई समझने वाली बात नहीं है। तो 147वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 147वें प्रश्न में बाइनिंग का ये सिद्धांत, बाइनिंग ने कहा था ये कथन, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। ठीक है ना, किसने कहा था? बाइनिंग ने। 148वां प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, नीचे उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। भाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब उनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है वो बताओ उन सतत मूल्यांकन का? तो हम कह सकते हैं 148वें प्रश्न में बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, ये तो इसके उद्देश्य में शामिल है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये भी इसके उद्देश्य में शामिल है। छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना, ये भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन याद रखिए 148वें प्रश्न में निदान व उपचार के समाधान की व्यवस्था करना, ये इस गाइडलाइन में शामिल नहीं है। 149वां प्रश्न, आईयूसीएन में रेड डाटा बुक में, आईयूसीएन के द्वारा जारी की गई रेड डाटा बुक में किस वन्य जीव को विशेष क्षेत्र प्रजाति में रखा गया है? विशेष वन्य जीव क्षेत्र प्रजाति में, तो किस वन्य जीव को विशेष क्षेत्र प्रजाति में रखा गया है? तो आप क्या आंसर दोगे? 149वें प्रश्न में आप आंसर दे सकते हो यहाँ पर स्नो तेंदुआ यानी बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला तेंदुआ, उसको इसमें रखा गया है रेड डाटा बुक के अंदर। 150,
विषैले पदार्थ दवाइयों के अपशिष्ट बैटरी सेल को कचरे प्रबंधन की प्रक्रिया में किस रंग के डब्बे में एकत्रित किया जाता है? तो देखो, विषैले पदार्थ, दवाइयाँ, अपशिष्ट, बैटरी सेल आदि को कचरे प्रबंधन में कौन से डब्बे में डाला जाता है? तो याद रखिए, काला डब्बा, यानी खतरनाक। काले का मतलब ऐसे मान लो आप खतरनाक, और खतरनाक चीजों को कहाँ डाले जाता है? काले डब्बे के अंदर। खतरनाक चीजें दवाइयाँ, विषैले पदार्थ, सही है, अपशिष्ट, बैटरी सेल आदि सब क्या है? विशिष्ट अपशिष्ट है। इनको हम कहाँ डालते हैं? किसमें? काले डब्बे के अंदर। तो दोस्तों, एक ये सारे आज का सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।